हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा चीजों को डिस्कस कर लें। यही इतने ही लोग थे कल? दो चार और थे, अभी आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा पे। किस पे बात कर रहे थे? राष्ट्रीय सुरक्षा। इसी का एक भाग क्या है? मैंने आपको बताया था इसी का भाग राष्ट्रीय, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा दो प्रकार से हम लोग करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, एक है आंतरिक सुरक्षा और दूसरा है बाह्य सुरक्षा। देखिए ये टॉपिक मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझने का टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर हम सिर्फ इसको हम पॉइंटों में आपको लिखवा दें और समझ ना हो, तो आप हो सकता है क्वेश्चन की डिमांड पूरी ना कर पाए। ठीक है, कहीं पे आपको दिक्कत होती है समझने में, तो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो क्या है भाई, मेरी गलती नहीं है, फिर आपका वो फॉल्ट है, इसलिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कल बात कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा पे। हमने कहा कि आंतरिक और बाह्य दो पहलू होते हैं किसके, किसी राष्ट्र की सुरक्षा के। तो हमने कहा आंतरिक और बाह्य दो पहलू होते हैं किसी राष्ट्र की सुरक्षा के। तो हमने जब आंतरिक सुरक्षा की बात की, तो हमने कहा आंतरिक सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है। आंतरिक सुरक्षा का उद्देश्य हमने आपको बताया कि क्या था। किसी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, या किसी, वो कहें कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा पे क्या डिपेंड करता है, उस राष्ट्र का अस्तित्व डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? अस्तित्व। यानी कि राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा अगर क्या है, उसकी सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हम कहते हैं, हमने आपको बताया था कि किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की जो आंतरिक सुरक्षा है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उस देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। कल हमने बात की थी कि नहीं की थी? कल जो लोग आए थे उन्होंने ये देखा होगा कि क्या था, एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। सबसे बड़ा खतरा किसको है? एकता और अखंडता को होता है। ठीक है, और इसमें जो आंतरिक कारक हैं वो क्या करते हैं, आंतरिक कारक क्या करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और लोग कोई आने वाले नहीं है ना? जो आना था आगे। ठीक है, जो आना था आगे ना। तुम लोग वहां क्या देख रहे हो? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा वहां कुछ तुम्हें अलग से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कल इस पर चर्चा कर रहे थे। पहले आप लोगों से कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कल क्वेश्चन दिया था, लिखा आप लोगों ने? लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? लाए हैं लिख के? चलिए अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया, राष्ट्र। क्या यूज किया? राष्ट्र। कल मैंने आपको बोला था राज्य, मैंने बोला था कल राज्य बोला था। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया आपको? राष्ट्र लिखवाया। तो राष्ट्र कैसा शब्द है? राष्ट्र एक राज्य से कैसा शब्द है, व्यापक शब्द है। राष्ट्र, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र क्या होता है? राज्य से व्यापक होता है। भाई सुरक्षा किसकी होनी चाहिए? आप कहोगे राज्य की होनी चाहिए। मैंने कहा राज्य में क्या क्या चीजें आती हैं? आपने कहा चार चीजें आती हैं। सर सबसे पहली सुरक्षा किसकी होनी चाहिए? देश की, भूगोल की, मतलब भूमि की नहीं, भूमि तो चलिए, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि वही भौगोलिक क्षेत्र हमारी पहचान का क्या है, तो हमारी अखंडता की रक्षा होनी चाहिए। दूसरी हमने कहा हमारी जनसंख्या की रक्षा होनी चाहिए, नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। चाहे वो सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा हो, उनकी जान और उनके माल की जो है सुरक्षा क्या है, क्या? ठीक है, उनकी जान और माल की सुरक्षा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो रहा है किसी भी समाज में, तो वो भी क्या है, उसको एक असुरक्षा प्रदान करता है। मैंने कल आपको बताया था कि दिल्ली मेट्रो में अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया, कहाँ से आया, नागालैंड से आया, और उसके साथ भीड़ भीड़ ने बदसलूकी की, एक प्रकार की मॉब लिंचिंग उसके साथ हुई, तो वो भी क्या है, उसको असुरक्षा प्रदान। ये सारी चीजें हमारे देश की अखंडता को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, एकता को प्रभावित करेगा। तो हमने कहा जनसंख्या की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक, और फिर हमने आपको क्या बताया कि सरकार, हमने कहा कि सरकारों को भी क्या होता है, लोकतंत्र में खतरा होता है। और सरकारों को खतरा आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा, आप लोग सुनते होंगे फेल नेशन। आपने नाम सुना है फेल, फेल नेशन। और एक होता है, जैसे मान लीजिए बात की जाए कि अगर आप बात करो सोमालिया, आप बात करो
अगर हमारे पड़ोस में ही बात करो क्या कहोगे? पाकिस्तान। ठीक है, आप कहो लीबिया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? फेल नहीं, फेल क्यों है ये? आप क्यों इन्हें फेल कह रहे हो? क्योंकि ये अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम। आप कहो सीरिया। आए दिन क्या हो रहा था सीरिया में? लोगों की, तो लोगों को कोई सुरक्षा, कोई भी राज्य अगर अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाएगा तो उसको क्या माना जाएगा? अभी भारत में ही सीरियल तरीके से अगर बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाए लगातार, यहाँ एक समय था जब भारत में ऐसा हो रहा था, तो दुनिया के लोग जब विश्व वैश्विक मंच पे भारत की पहचान होती थी तो कैसे होती थी? एक कमजोर राज्य के तौर पे होती। और जब कमजोर राज्य होगा तो धीरे धीरे उसको क्या माना जाएगा कि ये फेल हो रहा है कि सक्सेसफुल हो रहा है? फेल हो रहा है। पाकिस्तान में आए दिन क्या होता रहता है? आतंकवादी हमले होते, नागरिकों पे आतंकवादी हमले होते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बलूचिस्तान वाले करा देते हैं, उधर से तालिबान वाले क्या है लगे रहते हैं, और कुछ उनके आंतरिक ही संगठन है जो विद्रोह करते रहते हैं। तो जब नागरिकों को नुकसान होता है तो लोग क्या बोलते हैं कि ये राज्य क्या है, फेल हो रहा है। तो राष्ट्र जो होता है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा लिखा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब होता है राज्य तो चार चीजों से मिलकर बना है, जिसमें मैंने बताया भूगोल है, जिसमें मैंने बताया जनसंख्या है, जिसमें मैंने बताया आपको तीसरा क्या है, सरकार है, और चौथा उस सरकार की संप्रभुता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्र इससे भी बढ़ के होता। राष्ट्र क्या होता है? नेशन क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस में नेशन का मतलब क्या होता है? इन सबको मिल करके बनता है राज्य। लेकिन राज्य होना ही राष्ट्र होना नहीं है। आधुनिक समय में दो चीजें होती है। आधुनिक समय में जो नया नाम जुड़ा है वो जुड़ा है राष्ट्र राज्य। क्या जुड़ा है? ऐसा राज्य जो क्या हो, नेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऐसा राज्य जो राष्ट्र भी, हम भारत को एज अ स्टेट मानते हैं, क्या भारत को हम एज अ नेशन मानते हैं? तो आप कहोगे हम मानते हैं। लेकिन कहीं कभी आप जाइएगा अरुणाचल प्रदेश में और वहां के लोगों से पूछने का प्रयास कीजिएगा कि आप नेशन मानते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग बोलें कि हमको शायद अंदर से फील आता नहीं है कि ऐसा नेशन हम इंडिया को मानते। आप कश्मीर के कुछ लोगों को अगर जाके बात करें, अलगाववादी जो लोग हैं जो नहीं मानते, तो वो बोलेंगे नहीं हम शायद ऐसा मानते। आप कुछ नाराज पंजाब के जो लोग हैं उनसे बात कीजिए तो हो सकता है वो कहें एज अ नेशन इंडिया को मानते। मेजोरिटी कहती है कि नेशन है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नेशन। तो इसका मतलब क्या है कि नेशन थोड़ा सा क्या है, राष्ट्र से बड़ी अवधारणा होती। ठीक है, तो नेशन का मतलब जब एक राज्य के, राज्य जो है राज्य है, लेकिन उस राज्य के साथ एक भावनात्मक अभिव्यक्ति जुड़ती है। कैसे जुड़ती है? भावनात्मक अभिव्यक्ति जुड़ती है तो वो क्या बनता है? राज्य। वो क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। ठीक है, अगर भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है तो राज्य राष्ट्र नहीं। तो सुरक्षा को खतरा किसको है? सिर्फ राज्य को है? नहीं, राष्ट्र को भी खतरा। जब हम एक इमोशनल अटैचमेंट से जुड़े, हम कहते हैं हम कहीं भी गए, हम विश्व के किसी भी कोने में गए, पूछा गया कहाँ के हो, तो बोला भारतीय। क्या है? तो भारतीय क्या है? हमारे राष्ट्र की पहचान है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से आपके मन में भाव आ गया कि भारतीय भारतीय मैं वहां का सिटीजन हूं, लेकिन भारतीय भारतीय मैं कहलाना पसंद नहीं करता हूं, मुझे तो यूएस का बनना है, यूएस का सिटीजन। आजकल के बच्चों के मन में भाव आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कनाडा जाना चाहता हूँ बोलते हैं ना। ऐसी परिस्थितियां क्यों? क्या हमारे क्या हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खतरा नहीं है? खतरा है। क्यों? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्या हो रहा है? जो हमारा युवा ब्रेन है कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो ये सब क्या है? व्यापक अवधारणा के पहलू हैं, इस पे सबके सोचना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, हम किस पे आ गए? हम राष्ट्र शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र एक व्यापक अवधारणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि दो कारक दो प्रकार से सुरक्षा जो है हम देखते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। और आंतरिक के तौर पर जब हम देखते हैं तो हम देश की एकता और अखंडता को देखते हैं कि एकता और अखंडता पे खतरा है। ठीक है, तो हम जब एकता और अखंडता की बात करेंगे, मैं चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा आप क्या करना शुरू कर दें, पेन चलाना शुरू करें, कॉपी में ये सब बना के चलें, ये काम आएगा आगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत होगी। अभी हम लिखवाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी। एकता और अखंडता की बात करेंगे हम लोग, तो एकता और अखंडता में मैंने बताया क्या आता है सबसे पहले? भौगोलिक, भौगोलिक अखंडता आती है, या भौगोलिक क्षेत्र आता। अगर ये किससे जुड़ा है? हम अखंडता की बात करते हैं तो इसको खतरा किससे है?
ये कई सारे कारक हैं, जैसे कि अलगाववाद, अलगाववाद, जैसे कि क्षेत्रवाद। तो ये सब क्या है, देश की भौगोलिक क्षेत्र अखंडता को खतरे में पहुंचाने वाला। मैंने कहा दूसरा क्या है, मैंने कहा जनसंख्या की सुरक्षा। जनसंख्या की, जनसंख्या में भी हमारी जो नागरिक समाज है, किसकी सुरक्षा, नागरिक समाज की सुरक्षा। और आपको हम ये अगर पूछें कि नागरिक समाज की सुरक्षा में सुरक्षा किसकी होगी, कमजोर की होगी कि शक्तिशाली की होगी, किसकी होगी, सबकी होगी, बात सही है, बात सही है। लेकिन आवश्यकता ज्यादा किसको होगी, कमजोर को कि शक्तिशाली, कमजोर को होगी। मतलब जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन में कौन कौन आता है, आप कहोगे महिला, आप कहोगे महिला, आप कहोगे दलित समाज, आप कहोगे समाज में जो हमारा क्या है, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट किसके होता है, महिलाओं को, ठीक है। सबसे ज्यादा क्राइम बच्चों के अगेंस्ट होता है, बुजुर्गों के अगेंस्ट होता है, दलित समाज के अगेंस्ट होता है। मैं बताना ये चाहता हूं कि व्यापक है ये सब्जेक्ट, कोई ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ा दिया। इस सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी का यूज भी होता है, इस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस का यूज भी होता है, इस सब्जेक्ट में सब चीजों का यूज, इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। कैसा है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो महिला, दलित समाज, बच्चे, बुजुर्ग, इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, या आप कहें आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग है कोई भी, राज्य की जिम्मेदारी। अगर इनको राज्य सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो उसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा तो प्रदान कर ही रहा। समझ में आया, अगर ये सुरक्षित है तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि हर कोई सुरक्षित, ठीक है। तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य क्या करेगा, क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा कि राज्य जो है क्या करेगा, कानून व्यवस्था क्या बनाएगा, लॉ एंड, क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत। तो सबसे सबसे पहला जो कार्य, यहीं से आपको सारी चुनौतियां नजर आएंगी। तो सबसे पहला जो क्या है, लॉ एंड, क्या भारत में देखते हैं, भारत में आइए, आप कहें कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, कहाँ बढ़िया है। आप जाएंगे दिल्ली और दिल्ली के कनॉट प्लेस में हो सकता है आपको लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया लगे, लेकिन अगर आप हरियाणा के झज्जर के किसी गांव में चले जाएंगे और वहां हो सकता है आप जाकर के किसी महिला, कोई महिला स्वतंत्र होकर के शादी का निर्णय ले, तो आप पंचायत क्या कर सकती है, उसको वहीं पे उन दोनों को वहीं ला करके फैसला वहां कर सकते, होता है कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो क्या उसको न्याय मिला, नहीं मिला। क्या कानून वहां उसको बचाने आया, नहीं बचाने आया। क्या कानून की पहुंच वहां तक हुई, नहीं। तो भारत में लॉ एंड ऑर्डर क्या है, एक बहुत बड़ी, भाई नागरिक समाज को अगर आपको सुरक्षा देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इन सबको मिला के प्रश्न बनेंगे और उत्तर भी बनेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो आपसे हम पूछें कि आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द है विधि, कहाँ आता है वो, आर्टिकल 14 नहीं, आर्टिकल 13 में आता है, ठीक है। उसमें विधि शब्द का, और कहा गया है कि विधि क्या होता है, कानून क्या होता है, तो कहा गया है कि कोई भी ऐसा नियम, उपनियम, कोई भी ऐसा आदेश जो किसके द्वारा पारित किया जाए, जो विधायिका के द्वारा पारित किया जाए, या विधायिका से संबंधित कोई ऐसी संस्थाएं हो जिसको विधायिका ने क्या दी हो, शक्ति दी हो, वो ऐसे नियम आदेश पारित करे, तो उसको क्या बोला जाता है, कानून, ठीक है। अब लॉ एंड ऑर्डर तो भारत में है, कानून भारत में है, लेकिन कानून को लागू करने वाली जो संस्थाएं हैं वो उतनी सक्रिय नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है कि जब कानून की बात होती है तो हम देखते हैं कि जो शासन है वो दो प्रकार से काम, जो सत्ता है, सत्ता, शासन कौन करता है, सत्ता करती है, सरकार करती है। कानून व्यवस्था कौन लागू करवाता है, सरकार करवाती है। तो कहीं पे किसी स्थान पे दो प्रकार से हम क्या देखते हैं, कानून व्यवस्था देखते हैं। एक होता है जिसको हम लैटिन भाषा में बोलते हैं डीजियो, क्या बोलते हैं, कोई अगर कानून वाला होगा, कोई लॉ पढ़ा होगा तो वो इसको समझ लेगा, डीजियो। ये रंग बदल रहा है अपने आप ही। और दूसरा है डी फैक्टो, दूसरा क्या है, डी फैक्टो। इन दोनों का अर्थ क्या है, इन दोनों का अर्थ भी समझना जरूरी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि कानून व्यवस्था अगर आप कहोगे तो दो प्रकार से काम करेगी, एक क्या है, डीजियोर, और दूसरी क्या है, डी फैक्टो। अर्थ समझते हैं, नहीं समझते,
डिज्योर का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कानून बनाने वाली संस्था जो है, कानून बनाने वाली संस्था कानून लागू कर पा, उसी का कानून चल रहा है जो कानून बना रहा है। मान लीजिए देहरादून में हम बैठे हैं, उत्तराखंड सरकार विधायिका जो है हमारी विधानसभा जो है वो कानून पारित कर रही है और यहाँ पे कानून चल, अगर मान लीजिए कानून नहीं चल पा रहा है, मान लीजिए भू कानून बनाया सरकार ने और कोई जबरदस्ती क्या कर रहा है, जमीनें खरीद रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्या करोगे, कंप्लेन करोगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिज्योर। डिज्योर मतलब यहां पर सत्ता किसकी चल रही है, जो कानून बनाने वाली संस्था। बात समझ में आई। और एक होता है डी फैक्टो। क्या होता है डी फैक्टो का अर्थ क्या होता है, डी फैक्टो का अर्थ होता है कि एक ऐसी जगह जहां कानून कोई और बना रहा है, चल किसी की और की सही। समझ में आया? तो आप आइएगा, जब हम भारत की बात करेंगे तो जब हम जाएंगे छत्तीसगढ़, आप तो कम हो गया, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के एरिया में, तो वहां पे लाल सलाम चलता था एक समय। क्या चलता था, नक्सलवादियों की सत्ता। आज भी अगर आप उस जंगलों में चले जाओगे तो कानून तो बना रहा है सरकार, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास है, वास्तविक अधिकार किसके पास है, नक्सलवादियों के पास है। हमको देख, हम कश्मीर गए, हमने कश्मीर में, लोग क्यों कश्मीर घूमने गए, क्योंकि लोगों को लगा कि पहलगाम क्या है, भारत सरकार के अंदर आता है। और पहलगाम एक ऐसी जगह है जहां भारत सरकार का क्या चलता है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है। यानी कि डीजोर जो है, सत्ता किसकी है, भारत सरकार की, और वहां भारत सरकार की चलती भी है। क्यों, सबको लगा सुरक्षित है, लेकिन ऐसा हुआ, वहां कोई और आया और उसने उन लोगों की हत्या कर डाली। ठीक है, ये दिखाने का प्रयास किया कि लग रहा है डी फैक्टो सत्ता किसकी है, डी फैक्टो सत्ता किसकी है, हमारी। ठीक है, तो सीधी सी चुनौती किसको दे दी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती दे दी। इतना सारा बवाल, आप कहोगे यार 25 लोग ही तो मरे, मतलब सोचिए, अगर आप प्रैक्टिकल सोचिए, कोई बनिया वाला दिमाग हो, बनिया है कोई हमारे बीच में, तो बनिया क्या बोलेगा, मतलब बनिया का मतलब मैं कह रहा हूँ जो व्यापारी है वो कहेगा यार फायदा नुकसान देखे तो 25 लोग मरे, 25 आप उनके मार दो, हिसाब बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि चुनौती किसको दी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती। पूरे राष्ट्र की एकता अखंडता को जब एक जगह से चुनौती मिलनी शुरू होती है, उसका आपने दमन नहीं किया, तो चुनौती के कई सारे मुंह खुल जाते हैं, फिर अलग अलग जगहों से चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जो कानून है, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और डी जियोर और डी फैक्टो दोनों क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बात समझ में आई, ये दोनों क्या होना चाहिए, वास्तविक सत्ता भी किसके पास होनी चाहिए, जो जो कानून बनाने वाली। तुम प्रशासन में गए, तुम प्रशासनिक अधिकारी बन के गए, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, डीएसपी, एसपी, पुलिस अधीक्षक होने के नाते उस जिले की कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मेदारी किसकी है, एसपी की है। ठीक है, लेकिन एसपी कहीं पे अगर अपने आप को असक्षम मान रहा है, देख रहा है कि सामने एक लड़की के साथ रेप हो गया, और जानता भी है सब कुछ, और उसके बावजूद भी क्या करने का कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई एक्शन लोगों के खिलाफ नहीं, इसका मतलब वो लोग जो हैं, जो एंटी लॉ एलिमेंट्स हैं, वो इतने प्रभावी हैं कि जो लॉ बनाने वाली संस्था है उसका प्रभाव नहीं लागू हो पा रहा है। समझ में आया। तुम चाहते हो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद कि तुम उन लोगों को क्या करो, दोषी लोगों को सजा दिलवाओ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि चुनौती क्या है, सुरक्षा सिर्फ बाहर से नहीं होती। और कल को अगर तुम्हारे नागरिक समाज में ऐसे लोग क्या करना शुरू करेंगे कि असुरक्षा की भावना बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास किससे समाप्त होना शुरू हो जाएगा, किससे, सरकार से भी, और सरकार से बढ़ के जो मैंने बताया राष्ट्र से। हम भारत को अपना क्यों मानते हैं, क्योंकि भारत में हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित नागरिक क्या है, सुरक्षित हैं। जितना आप सुरक्षित महसूस करोगे, उतना ही आपको क्या होगा, अपने देश के लिए गर्व की अनुभूति होगी। आपको लगेगा यार बाकी देशों से हम बहुत शांति में रहे। लेकिन अगर ये एक ऐसी घटनाएं बढ़नी शुरू हो जाए तो क्या होगा, देखिए, एक आपको पता है 2013 वाली घटना, आपको याद होगा, दामिनी वाली घटना जो है, आप तो छोटे छोटे रहे होंगे तो, है ना, दिल्ली में जब एक लड़की के साथ, ठीक है, गैंग रेप हुआ था, तो उसके खिलाफ पूरा नागरिक समाज क्या हो गया था, सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ, हर जगह क्या हुआ, मतलब लोगों ने जो है अपना गुस्सा प्रकट किया, और लोगों का पूरा विश्वास किससे उठ गया कि कैसे भरे दिल्ली राजधानी के अंदर शाम के समय, इतना भी नहीं कि रात हो रही है, एक बस में, वो भी सार्वजनिक बस में, प्राइवेट बस नहीं थी, मतलब प्राइवेट चाहे बस कोई भी हो, चल तो रोड पे ही रही है, सार्वजनिक वाहन है ना, उस वाहन में एक लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म कैसे हो सकता है। तो पूरे लोगों को क्या कर दिया,
अस्मिता को चोट पहुंची और सब लोग एक हो गए इस मामले में। और कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया कि भारत में कहते हैं ना कि यार हमारे यहाँ तो तो किस पे जाता है वो सारा आरोप? सरकार पे, प्रशासन पे। जो लोग जाएंगे उनकी जिम्मेदारी बनती। समझ में आया? तो उनका अब यहीं पे सिविल सर्वेंट के एप्टीट्यूड का पता लगता है। आप लोग देते हो ना आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम, देते हो, क्या बोला जाता है उसको? प्रीलिम्स एग्जाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोला जाता है? आप देखो कहीं पे यूपीएससी ने ये नहीं कहा कि सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम। जो यूपीएससी ने नई टर्म यूज की है वह है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर वो चीज जांचने की कोशिश की जा रही है कि तुम इन सिचुएशंस को, इतने प्रेशर को झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। और वो क्वेश्चंस के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जानबूझ के ऐसे प्रश्न बनाते हैं जो तुम्हें लगे कि तुमने पढ़ा ही कहीं नहीं, जानबूझ के बनाया। पढ़ा होगा, लॉजिक होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाए। तुम सोचो यार, दो चार प्रश्न करने के बाद अब तो सरेंडर कर दिया, अब तो अगले साल अच्छे से तैयारी करूंगा और अगले साल क्या करूंगा, स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। कल से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और कल से मैं एक एक, एक दिन का टाइम टेबल क्या करूंगा डिसाइड, फिर मॉक दूंगा। मतलब ये सब एग्जामिनेशन हॉल में चलता है जब हमारे को पेपर सामने आया होता है। और उसके बाद हम 5-10 क्वेश्चन, 5-10 पेपर आने से पहले तो खूब कोचिंग वोचिंग करके आए थे, एकदम उसमें थे, जोश में थे, खूब सोच के आए थे कि भाई अब तो इस बार तो जो है, इस बार तो एक यूपीएससी जो है रैंक 33, 34, 35 मेरा ही नाम उसमें होने वाला। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम आया और 5-7 प्रश्न सॉल्व किए तो उसके बाद लगा कि अब तो होने वाला इस साल जो है। फिर वही मन में प्लानिंग बनती यार, अब 2 घंटे शाम से ही आज क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। और शाम को कभी आती, फिर अगले साल का पेपर आ जाता। तो ये ट्रैप है। आप तैयारी करने में एंटर कर रहे हैं तो आप याद रखना कि इस ट्रैप को तोड़ना एक ही बार में होता है। तो इसलिए पहला एफर्ट जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है उसको लगाना। ठीक है? शांत मन से लगाना है, ऐसा पैनिक होके नहीं लगाना है कि एग्जाम है, यहाँ भागो वहां भागो, यहाँ दौड़ो वो दौड़ो, ये मटेरियल वो मटेरियल, उससे काम होने वाला नहीं। ठीक है? एक जगह पे पढ़ो और विश्वास से पढ़ो, मन से पढ़ो, सब कुछ मिलना वहीं पे संभव। और आज इंटरनेट का जमाना है, तुम्हारे पास कंटेंट की कमी होने वाली, किसी के पास कंटेंट की कमी नहीं। तुम्हें पता है यूपीएससी में सिलेक्शन बढ़ गया है बच्चों का, हिंदी मीडियम वालों का। पहले एक समय था 18, 19, 20 तक 900 सीट आ रही थी, 30 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे हिंदी मीडियम। लेकिन अब रेशो बढ़, ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंटेंट हमारे पास क्या है हिंदी मीडियम में, सफिशियंट मात्रा में अब उपलब्ध। हम लोग गलती क्या करते हैं हिंदी मीडियम वाले जो सिलेक्शन नहीं ले पाते? हम लोग, मैंने कल भी बताया था कि हमारा जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, टू द पॉइंट लिखने का होता। ये बात फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? क्योंकि लंबे समय से मैं अनुभव उसको देख रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम जब पूरा आंसर खत्म होने वाला होता है लास्ट में लिखते हैं जो बात लिखनी होती है। उससे पहले क्या लिख रहे होते हैं? भूमिका बना रहे हैं। और भूमिका क्यों बना रहे होते हैं? क्योंकि पढ़ा ज्यादा है, चीजों को ज्यादा, मतलब क्या किया है, अनावश्यक चीजों को पढ़ा। अंग्रेजी मीडियम मध्यम वाले बच्चों का क्या रहता है? टू द पॉइंट अप्रोच रहता है। जो पढ़ रहा है क्या सीमित पढ़ रहे हैं और उसी चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं और उन्हीं पॉइंट को फटाफट फटाफट लिख दिया। एक आध डायग्राम बना दिया, एग्जामिनर खुश, आंसर नंबर दे। बात समझ में आ रही? तो हमको समझना सब कुछ है, लेकिन हमें अपनी राइटिंग स्किल्स को भी साथ में इंप्रूव करते चलना है। तो हम लोग आते हैं दोबारा और हमने कहा कि ये कानून व्यवस्था का संकट है किसका? और ये कानून व्यवस्था भी किसके अंतर्गत आती है? इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है? और उसके अलावा क्या है, अगर हम बात आपसे करें तो आप ये जो है, एक तो जनसंख्या की सुरक्षा है। अच्छा, जनसंख्या की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जनसंख्या की सुरक्षा अगर आप कहोगे, नागरिकों की सुरक्षा आप कहोगे, तो आप मुझे बताइए कि एक तो मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, नागरिक सुरक्षित कब है? आप कहोगे आर्थिक, सॉरी, आप कहोगे कि कानून व्यवस्था होना चाहिए। मैंने जो पहला पॉइंट बताया कानून व्यवस्था। दूसरा क्या है? न्याय इसी के अंदर आ जाता है। कानून व्यवस्था में क्या होता है? कानून कानून व्यवस्था में क्या होता है? किसी व्यक्ति को पूरा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया ही तो कानून व्यवस्था है। किसी के साथ गलत हुआ तो उस गलत होने को क्या करना है? सही करना। बुलडोजर बाबा नाम सुना है आपने? नाम सुना है ना? डी जो डी फैक्टो करवाने का तरीका जब देखा गया कि लंबे एक बहुत बड़ा गैप आ गया, कहा किसमें? डी योर में और डी फैक्टो में। यूपी का जो, यूपी का कोई यूपी का रहने वाला है? सारे यूपी वाले हैं। यूपी का जो पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी है, और जो हमारा पूर्वांचल है, ठीक है, बचा क्या? बोलो, बुंदेलखंड बचा। बाकी तो यही है। तो ये दोनों ही एरिया कुख्यात है।
खैर पश्चिमी यूपी तो आर्थिक विकास से क्या हो गया है, आगे बढ़ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो गया है, राजधानी के पास है, कॉरिडोर्स बन गए हैं, खेती का विकास हुआ पहले से ही और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो डेवलप्ड है। लेकिन जो पूर्वांचल है, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ के आगे, अवध से आगे वाला क्षेत्र, ये क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसका हो नहीं पाया। और ये एक समय ऐसा था कि यहाँ पे इतने सत्ता के इतने धड़े बन गए थे, मतलब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि जैसे कि क्या, मुख्तार अब्बास, आपने नाम सुना होगा, है ना, और एक जो इलाहाबाद वाले थे जिनको उड़ाया था अभी, ये लोग अपने आप में पूरी क्या थी, पावर थी, ये लोग क्या थी, है, हाँ, ये लोग क्या थे, ये लोग पावर थे, मतलब आप जाइए, अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको उसके पास नहीं जाना है, कानून के पास, पुलिस वाले खुद न्याय लेने किसके पास जाते हैं, मुख्तार अब्बास अंसारी के पास जा रहे थे। मतलब कानून व्यवस्था फेल, जो चाहेंगे वो होगा। तो वो बुलडोजर बाबा ने क्या काम किया, कानून व्यवस्था को लागू करवाने के लिए पूरी छूट दी प्रशासन को कि भाई अब इस चीज को सुधारो, अब दोबारा से सत्ता किसके हाथ में लेके आओ, सरकार के हाथ में लेके आओ, ठीक है। तो ये उदाहरण है कि डी जोर और डी फैक्टो का जो गैप है उसको कम, तो कानून व्यवस्था की बात हुई। उसके बाद दूसरी चीज क्या होनी चाहिए जो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, आप जरा ये, मतलब ये चिंतन है, सोच के बताइए, आप सबसे ज्यादा सुरक्षित कब महसूस करेंगे, पहले तो आप बाहर से अपनी फिजिकल रूप से सुरक्षित है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, दूसरा दूसरा आप कब सुरक्षित मानेंगे अपने आप को, यही थिंकिंग प्रोसेस है। वो भी आपके कानून उसमें आ जाएगा, मैंने आपके साथ अभी बदतमीजी की, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया, आपको मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, आप कुछ बोलना चाहती है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया, ठीक है। आप कानून, आप पुलिस के पास जाइए कि इसने मेरे साथ क्या किया है, फंडामेंटल राइट का हनन किया है, आपको अगर न्याय मिलेगा तो आप, तो ये कानून व्यवस्था में ही आ गए। ये जितना अच्छा होगा, देखो 100% तो आप किसी को कानून, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन करवा नहीं, लेकिन जितना अच्छा करवा सकोगे उतनी ही सुरक्षा मानी जाए, बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि दूसरी चीज क्या है, ये तो चलो फिजिकल सुरक्षा है, ये तो बाहर की सुरक्षा, आपके शरीर की सुरक्षा है, आप सुरक्षित रहेंगे इसकी गारंटी है, लेकिन दूसरी क्या चीज ऐसी है जो नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करे और खास तौर पर अपने राष्ट्र के प्रति क्या एक आदर या सम्मान का भाव पैदा करे, भाई बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होना चाहिए, दूसरी सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आर्थिक, आर्थिक सुरक्षा भारत की कब होगी, जब भारत के अंदर एक नागरिक जो है उसको अपने लिए कोई भी आर्थिक निर्णय लेने की आजादी, तुमको क्या करना है तुम फ्री हो, ठीक है, तुम्हारे पास टैलेंट किस चीज का है तुम जानते हो, तुम क्या कर सकते हो तुम जानते हो, लेकिन बाहर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास भले ही कानून और व्यवस्था बढ़िया है, इसका उदाहरण कहाँ है, इसका उदाहरण बहुत सारे उदाहरण इसके आप देख सकते हो, कहाँ, मणिपुर इंफाल तो छोड़ दीजिए, हम अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए आप कहें कि यार महिलाओं की बात करें, तो हम अगर, नहीं अपने देश को छोड़ दो, भी अपने देश की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अगर महिलाओं की बात करें और मान लीजिए हम अफगानिस्तान चले जाएं और आप कहें यार वहां पे तालिबान वाले अब बढ़िया से क्या कर रहे हैं, कानून तो वहां का बहुत तगड़ा है, अगर अन्याय किसी के साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, तुरंत सऊदी अरब चले जाओ ना, भाई सऊदी अरब वगैरह में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, बहुत तगड़ा, अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया तो न्याय क्या होता है, तुरंत मिल जाता है। कहते हैं भाई अरब अरब जो लोग जाते हैं वो बताते हैं, दुबई दुबई, कि अगर गलती से हमारी गाड़ी खड़ी खराब हो गई रास्ते में तो हमने क्या कर देना है, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देनी और छोड़ करके वापस आ जाए, किसी की मजाल नहीं है, चाबी भी लगी होगी तो गाड़ी लेके चला, और यहाँ पे गलती से क्या हो, एक लॉक बाइक का जो है खुला रह जाए, मेरठ मेरठ, और गाड़ी कहाँ मिलेगी सीधा वो मेरठ में खुली भी मिलेगी, ठीक है, ऐसा होता है ना, होता, तो वहां पे कानून, लेकिन वहां पे क्या नहीं है, वहां पे मतलब हो सकता है पुरुषों के साथ तो हो, लेकिन महिलाओं के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, समझ में आया, आर्थिक सुरक्षा नहीं, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत, कि आपके पास अधिकार होना चाहिए कि क्या आप करना, ठीक है, जो आप चाहते हैं उसका अधिकार आपके पास होना चाहिए, तो क्या, आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार क्या हो, आप कहोगे यार ये सब चीजें सुरक्षा से कैसे संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है, वही लड़का जो आईआईटी से क्या हुआ, ग्रेजुएट हुआ,
और आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद जॉब सेटिस्फेक्शन उसको हुआ, 15-16 हजार में लगा बेचारा कहीं। लास्ट में उसके मन में कुंठा पैदा हुई। क्या पैदा हुई? कुंठा। कुंठा मतलब लड़ाई की भावना। और कहा यार मेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा, और चला गया आईएएस ज्वाइन कर लिया। केरल चला गया और क्या ज्वाइन कर लिया, और वहां उसका दिमाग किसमें लगा? शैतानी काम में। और उसी लड़के को अगर आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती, उसके पास दिमाग था, उसके ब्रेन का यूज होता, तो हो सकता है वो देश की प्रगति में अपना योगदान देता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास? ये होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? देश की बड़ी संख्या जो है बेरोजगारी की समस्या से जुड़ रही है, तो रोजगार क्या होना चाहिए? पर्याप्त रोजगार होना। इस पर्याप्त रोजगार के लिए उद्योग और कृषि क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। आप देखिए, अभी सबसे ज्यादा देश में संकट किस चीज को है? सरकार ने दबा रखा है मामले को। कृषि। सरकार चाहती है कृषि क्षेत्र में क्या करें हम? सुधार लाएं। कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि का आधुनिकीकरण करें। पुरानी कृषि अभी चल रही है, पुराने ढर्रे पे चल। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, सोचिए आप, आज तो इमेजिन कीजिए हम कितने हैं अभी, 150 करोड़ हो चुके हैं देश के अंदर। हमें कुछ बाहर वालों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपनी परिस्थिति को ही देख लें तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस चीज को नहीं निपटाएंगे तो अपनी ही परिस्थिति क्या, आने वाले 2040-45 तक ये 150 करोड़ 200 करोड़ में पहुंचने वाले हैं। अब सोचो 200 करोड़ लोग इस देश में, और सबके सब ज्यादा 60% क्या है? युवा हैं, तुम्हारे हमारे जैसे। अभी तो बैठ के लाइब्रेरी में बेचारे अपना क्या कर रहे हैं? चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन इस लाइब्रेरी से की प्रक्रिया से जब बच्चे निकलेंगे तो कुछ परसेंट, मैं इस यूपीएससी में देखो चिंतन कर, यूपीएससी जब लिखना होता है तो आपको सारे आयाम पता होने चाहिए, इसीलिए मैं डीप में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे सीधे पढ़ा सकता हूँ। यूपीएससी की प्रक्रिया से इस पूरे प्रोसेस से जो बच्चे निकलेंगे लाइब्रेरी से, कुछ लोग तो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो एक मास है वो सेलेक्ट नहीं होगा, वो क्या करे? सोचिए, उनके पास क्या, वो पढ़े लिख लिए, पॉलिटिकल साइंस, विद्रोह पढ़ लिया उन्होंने, माओवाद क्या होता है, उग्रवाद क्या होता है, आतंक, सारे तरीके उनको मालूम है, सरकार कैसे गिराई जाए ये भी उनको मालूम है। और सबसे ज्यादा क्या है उनके अंदर? फ्रस्ट्रेशन, कुंठा सबसे ज्यादा है। और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहाँ यूज करेंगे? तो टीचर टीचर वीचर कोचिंग खोलना। अब यार हम बात कर रहे हैं मतलब एग्जाम की, तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हो, तुम मजाक के मूड में हो। ऐसा ऐसा ये मजाक वाला वाला मूड मत रखो। एग्जाम में सीरियस रहो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब ये एस्पिरेंट आप लोग हो, मैं आपसे बात किस चीज को लेकर कर रहा हूँ? मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। और मैं वहां आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो जनसंख्या सरप्लस है वो देश के लिए क्या है, फायदे से नुकसान में। आप कह रहे हो कि कोचिंग खोलेंगे, कोचिंग खोलना, कोचिंग चलाना आसान आसान काम है? कोचिंग खोलने के लिए, कोचिंग चलाने के लिए भी क्या होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, कोचिंग खोलेंगे, कितने परसेंट लोग खोलेंगे? 2%, 3%, 4%? क्या 100, मतलब अगर 100 बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं तो 100 के 100 कोचिंग खोलेंगे? वो 100 के 100 बच्चे क्या करेंगे? भाई 10 सेलेक्ट हो गए, 10 ने चलो तुम्हारे कहने पे कोचिंग खोल ली, 80 बच्चे क्या करेंगे? कोचिंग खोल के खाली बैठे रहेंगे, झुंझुना बजाएंगे? उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए। कोचिंग भी तो तब चलेगी जब क्या होगा? देश का आर्थिक विकास होगा, जब रोजगार, नौकरी के अवसर। नौकरी ही नहीं आएगी तो कोचिंग खोल के क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? वो हर चीज का तो मार्केट का एक लिमिटेशन है ना, लेकिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है, कहाँ डालोगे उनको? ठीक है, और जैसे जैसे यूट्यूब चल गया है तो कोचिंग का स्कोप तो और भी खत्म। समझ में आया? तो कोचिंग कोचिंग खोलने का आप अपना सोचो, कोचिंग वोचिंग खोलने का फायदा नहीं है। कोचिंग खोलने वालों ने खोल दी और चला रहे। ठीक है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं आपको कि जो सरप्लस जनसंख्या का है वही क्या करेगा? विस्फोट कर देगा, और वही जो है आगे चल के, इसीलिए हमारे को आर्थिक सुरक्षा, और आर्थिक सुरक्षा हमारी कब होगी? जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। और इकोनॉमी ग्रोथ कब करेगी? जब हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो। ठीक है, बाहर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं है। और हम अगर मजबूत हैं तो हमारे विदेशी संबंध क्या होंगे? अच्छे बनेंगे। विदेशी संबंध अच्छे बनेंगे, हमारा व्यापार अच्छा, निवेश अच्छा आएगा। निवेश अच्छा आएगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर से रोजगार बढ़ेगा, देश आर्थिक विकास। अभी भारत की आर्थिक विकास की दर कितनी है, कोई बताएगा? 2024 के आंकड़े के अनुसार, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो आईएमएफ की घोषणा है कि 7% के दर से क्या करेगा भारत? 2025 में ग्रोथ करेगा। यानी कि जो जितनी इकोनॉमी हमारी है, अगले साल क्या हो जाएगी? 7%
बढ़ जाएगी। और अगर उसी रेट से हमारी इकोनॉमी बढ़ती रही तो हम 2030 तक क्या बनने वाले हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी वर्ल्ड में बन जाएगी। तो ये यानी कि कहीं ना कहीं हम अभी अपनी इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्या होना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। तीसरा क्या है, नागरिक सुरक्षा, समाज को सुरक्षित करना है तो और आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्तमान परिदृश्य है वो टेक्नोलॉजी में चला गया है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी की सुरक्षा देनी, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सिक्योरिटी देनी जरूरी है। अभी आप देखिए कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया। साइबर क्राइम के कई प्रकार हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, साइबर बुलिंग है, साइबर अटैक है, ठीक है, और भी कई चीजों, कई प्रकार का साइबर अटैक है। नागरिक समाज पूरे तरीके से किस पे डिपेंड है, साइबर साइबर आज आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो आपका अगर एक प्रकार से देखिए खाते से पैसा उड़ गया, जब एक बार खाते से उड़ा, दूसरे का उड़ा, तीसरे का उड़ा, मान लीजिए एक पूरी श्रृंखला ही क्या हो गई, इसको अगर नहीं संभाल पाएंगे तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये सुरक्षा का एक पहलू है। और उसके अलावा हमको क्या चाहिए, चौथी सुरक्षा क्या होनी चाहिए, बताइए, कुछ जरूरी लगता है तो। सामाजिक सुरक्षा तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में आ जाएगी। भाई अगर किसी के साथ, दलित के साथ उत्पीड़न हुआ, कोई दलित समाज से लोग है, उत्पीड़न हुआ, उसके उसे दिया है ना नागरिक अधिकार अधिनियम जो है, यानी कि सिविल सिटीजन अधिनियम जो है, यानी कि SC/ST एक्ट है, उसके माध्यम से अगर उस पर कार्रवाई हुई तो क्या होगा, उसको अधिकार मिल गया, तो वो तो आ गया कानून व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक है। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि चौथा आपको क्या लगता है कि बेसिक चीज समझिए कि नागरिक सुरक्षा, आपको सुरक्षित कब महसूस करेंगे आप। आपने कहा जी कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, हम घूमे हमें कोई छेड़े ना, बढ़िया। दूसरा आपने कहा कि भाई पैसा वैसा बढ़िया हो, कोई दिक्कत ना हो, बस मोटी मोटी बात, वो हम आराम से सुरक्षित महसूस, तो ये दिक्कत ना होगी कल क्या खाएंगे, पता लग रहा कल के लिए है नहीं तो जाएंगे कहाँ, सड़क पे और बस अड्डे पे जाएंगे, खड़े हो जाएंगे हाथ जेब में हाथ डाल के, ठीक है, और देखेंगे कौन किसके हाथ में मोबाइल, और छीन के भाग जाएंगे। ये सुरक्षा से तो जुड़ता है ना। ऐसे कोई अगर किसी का पर्स मार रहा है तो मजबूरी में तो मार रहा है, उसके पास कोई विकल्प, फिर वो स्किल्ड हो गया उस चीज में, तो उसका प्रोफेशन बन गया, उसको पता है कब मोबाइल छीनना है, कैसे छीनना है, कहाँ छीनना है, स्किल्ड हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि लास्ट चीज आपको कैसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि सबसे जरूरी है इसमें भी, अगर आप स्वास्थ्य को करें, किसको करें, स्वास्थ्य को, तो स्वास्थ्य सबसे जरूरी सुरक्षा के लिए माना जाएगा। देखिए कोरोना महामारी आई उदाहरण के लिए, और कोरोना महामारी ने क्या काम किया कि पूरा तरीके से हमारी व्यवस्थाएं चौपट कर डाली। ठीक है, तो जितनी भी महामारियां हैं, जितनी भी प्रकार की बीमारी है, अगर आप राज्य सक्षम है उसको बचाने, लोगों को सुरक्षित रखने में उनसे, तो समझ लीजिए नागरिक समाज अपने को सुरक्षित मानेगा। ठीक है, उसी में शिक्षा भी आ जाती है, और अच्छे स्वास्थ्य में ही पर्यावरण भी आ, भाई पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा, स्वास्थ्य अच्छा है इसका मतलब पर्यावरण तो ऑलरेडी अच्छा माना जाए। ठीक है, तो अब है जी, जोर से बोलो भाई साहब, कौशलपूर्ण शिक्षा भी आप इसको मान सकते हो। ये यही आर्थिक, भाई आर्थिक सुरक्षा मतलब आप बच्चों को डेवलप करोगे, उनको स्किल्ड करोगे तो कौशलपूर्ण हो जाएंगे। तो ये मैं कहना ही चाह रहा हूं कि भाई ये जो एक पहलू है नागरिक सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का, उसमें इतनी सारी चीजें आती। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़े। ठीक है, अभी आपको हमने बताया नहीं है कुछ भी, अभी सिर्फ एक ऊपर ऊपर का बता रहे हैं ताकि आपको क्या हो जाए, एक क्लियरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। तो मैंने आपसे बात की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा, मैंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा में दो पहलू हम हमारे साथ सामने हैं। हमने कहा एक आंतरिक सुरक्षा है और एक बाह्य सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा की बात करी तो हमने कहा नागरिक समाज के बारे में हमने बात करी, और नागरिक समाज को हमने मेन क्या रखा, केंद्र में रखा। और हम बाह्य सुरक्षा की बात करें, बाह्य सुरक्षा, तो बाह्य सुरक्षा का मतलब क्या है, बाह्य सुरक्षा का मतलब क्या है, युद्ध या कोई राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाँ, या कोई राज्य प्रायोजित साइबर अटैक है, साइबर अटैक है, ये सब किसके अंतर्गत आप मानोगे, ये मानोगे कि बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी। और मैंने कल कहा था कि इसको बांट दिया गया है, ये हम ये गृह मंत्रालय को दिया गया है जिम्मा, और ये किसको दिया गया है,
रक्षा मंत्रालय को किया। इतनी बात हम लोगों ने कल की थी और यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को, अब हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है यहां से मैं आपके से डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग अपने क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा और संबंधित अवधारणा। क्या सर? पिछला पेज क्या लिखवा रहे हैं? मैं लिखवाऊंगा, सब लिखवा रहा हूं आपको, बस आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो क्या है सुरक्षा और संबंधित अवधारणा? पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे भाई? एक सिलेबस मैंने आपको कल लिखवाया था, एक सिलेबस हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही इसी के अंदर सब वो चीजें आएंगी। तो पहला टॉपिक क्या है? सुरक्षा और उससे संबंधित अवधारणा। लिखिए, लिखना प्रारंभ कीजिए, थोड़ा सा लिखवा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखिए। सबसे पहले ऊपर डाल लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ होता है किसी राष्ट्र राज्य राष्ट्र राज्य के सभी अंगों, अब आपको ये अंग पता होने चाहिए कौन कौन से अंग हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सभी अंगों ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? पहला अंग लिखिए भूगोल, ब्रैकेट में लिखिए भूगोल, कॉमा, नागरिक समाज या जनसंख्या, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉमा, भूगोल, नागरिक समाज, कॉमा, सरकार, और चौथा अंक क्या है? संप्रभुता, संप्रभुता को पूर्णतः को पूर्णतः सुरक्षित करना, पूर्णतः सुरक्षित करना, पूर्णतः सुरक्षित करना, ठीक है? लिखिए, एक संस्था है जिसका नाम है ORF, ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन। उसके अनुसार लिखिए, ORF के अनुसार, ORF के अनुसार एक राष्ट्र, एक राष्ट्र और उसके नागरिकों की बहुआयामी खतरों, उसके नागरिकों की बहुआयामी खतरों और दबाव से सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है? और दबावों से सुरक्षा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो बहुआयामी खतरे कौन से हैं, इन पे हम बात करेंगे, ठीक है? जब हम अभी हम सब वो चीजें समझ रहे हैं जो एग्जाम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। बहुआयामी खतरे क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। अब लिखिए, आगे लिखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसे करिए, दो भागों में बांट लीजिए उसको, ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा लिखिए, दो भागों में बांट लीजिए। एक भाग क्या है? आंतरिक सुरक्षा, और दूसरी क्या है? बाह्य सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा लिखिए, दो भागों में बांट लीजिए, एक भाग क्या है? आंतरिक सुरक्षा है, दूसरा भाग क्या है? बाह्य सुरक्षा है। पेन कहाँ रख दिया? एक भाग क्या है? आंतरिक सुरक्षा है, दूसरा भाग क्या है? बाह्य सुरक्षा। लिखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एक भाग क्या है? आंतरिक सुरक्षा, और दूसरा क्या है? बाह्य सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, और बाह्य सुरक्षा, ठीक है? तो आंतरिक सुरक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? तो पहले लिखिए क्षेत्रीय अखंडता। इसके अंदर क्या आएगा? क्षेत्रीय अखंडता, कि कोई भी ऐसा कारक ना हो जो क्षेत्रीय अखंडता को तोड़े। क्षेत्रीय अखंडता, पहला क्या है इसका? क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है?
समस्याएं क्या क्या है इसमें, यहाँ पे लिख लीजिए चुनौतियां, या ऐसे नीचे इसके बना लीजिए चुनौतियां या समस्याएं क्या क्या है, तो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि क्या चुनौती है, अलगाववाद क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलगाववाद बाहरी सुरक्षा का विषय है कि आंतरिक सुरक्षा का विषय है, क्या बताओगे। आंतरिक सुरक्षा का विषय है। सिर्फ है वो मुद्दा आंतरिक सुरक्षा का, पैदा कहां से हुआ, अंदर से। अलगाववाद की भावना कहां से आई, देश के अंदर से। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका वालों ने किया, लेकिन उसको बढ़ाया किसने, बाहरी शक्तियों ने, ठीक है। लेकिन विषय माना जाएगा आंतरिक। भाई वो हमारी दिक्कत है ना, अगर हम कोई बाहर वाला आकर के हमारी आंतरिक सुरक्षा की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो अमेरिका का मुद्दा है। मुद्दा किसका है, मुद्दा हमारा है। ये अलग बात है हम उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, और मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको देना, एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो कि पड़ोसी आपका दुश्मन है, वो आकर के आपके सामने और चुनौती क्रिएट कर रहा है, आपके माँ बाप को भड़का दे रहा है, लोगों को भड़का दे रहा है, और कह रहा है कि देखो ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये दिक्कत उसकी नहीं है, पड़ोसी की। पड़ोसी तो उस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, दिक्कत हमारी। समझ में आया। तो ये आंतरिक सुरक्षा जो है वो क्षेत्रीय अखंडता, ये अलगाववाद वगैरह क्या है, आंतरिक मुद्दा है जिसको। दूसरा क्या है, क्षेत्रवाद। ये क्या क्षेत्रवाद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रवाद ये सब किसको नुकसान पहुंचाता है, क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अभी हमने बात की कि जो ग्रेट नागालिंगम एक देश, अभी नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या बनाना चाहते थे वो अपना, एक ग्रेट नागालैंड बनाना चाहते थे, अलग करना चाहते थे। भावना क्या है कि हम लोग अलग हैं, हमारा क्षेत्र अलग है। हम अभी देखिए पहाड़ के लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हमारा क्या है, हमारा कल्चर अलग है, तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र को क्या करना चाहिए, विशेष मान्यता देनी। ये तो क्षेत्रवाद की भावना है। ये क्या है, बुंदेलखंड वाले यूपी में क्या बोलते हैं कि भाई हमें अलग कर दो यूपी से, क्योंकि हम तो अलग हैं, पश्चिम यूपी वाले अलग हैं, पूर्वांचल वाले अलग हैं, और हम बिल्कुल अलग हैं। हमारा विकास हो नहीं पा रहा है, तो हम यूपी को चार भाग में बांट दो और क्या कर दो, एक अलग क्षेत्र बना दो जिसका नाम क्या है, बुंदेलखंड होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अलगाववाद क्षेत्रवाद है, ये दोनों, ये सारी समस्याएं क्या करती हैं, ये समस्याएं हमारे किससे जुड़ी हुई हैं, अखंडता से जुड़ी हुई, ठीक है। और ये तो क्षेत्रीय अखंडता हो गई। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, लिखिए इसी में, लिखिए ऐड करके, दूसरा इसी में ऐड कीजिए, नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा की बात अगर हम करें, तो नागरिक सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियां हैं, नागरिक सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियां, तो आप कहोगे, मैंने बताया आपको क्या है पहली चुनौती, कानून और, या विधि और, विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था, लॉ एंड, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, विधि व्यवस्था। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, आर्थिक सुरक्षा। मैंने बोला स्वास्थ्य सुरक्षा। और मैंने बोला वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी सुरक्षा, ठीक है। तो ये क्या है, नागरिक सुरक्षा का पार्ट है। तो आंतरिक सुरक्षा, अगर हम बोले कि यार आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या आएगा, तो आंतरिक सुरक्षा में ये सब, ठीक है। इसमें प्रौद्योगिकी सुरक्षा की बात करोगे तो साइबर अटैक इसके अंतर्गत आएगा। ये आप ऐसे बना लीजिए चार्ट के तौर पे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और बाह्य सुरक्षा अगर आप बनाएंगे, तो बाह्य सुरक्षा के अंदर क्या आएगा कि युद्ध, लड़ाई है, और बाह्य आतंकवाद या राज्य प्रेरित आतंकवाद। एक आतंकवाद है जो देश के अंदर है। आप देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, तीन शब्द यूज होते हैं, एक मिलिटेंट यूज होता है, मिलिटेंट, मिलिटेंट सुना है? कश्मीर में जब लड़ाई होती है और कहते हैं कि वहां पे आर्मी ने किसी को मारा, तो ये नहीं बोलते कि वहां उग्रवादी मारा, क्या बोलते हैं, वहां मिलिटेंट मारा गया, बोलते हैं ना मिलिटेंट मारा गया। तो मिलिटेंट का मतलब क्या है, मिलिटेंट का मतलब है एक प्रकार का जो है उग्रवादी है, आतंकवादी ही है, लेकिन वो किसके खिलाफ लड़ रहा है, वो डायरेक्ट राज्य से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है, आर्मी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है, नागरिक समाज को। कश्मीर, वो अलग बात है कि वो कश्मीर के लोगों को उसने मार दिया, तो वो उसका आतंकवादी रूप हो गया, क्या हो गया। लेकिन उनकी लड़ाई किससे होती है, मिलिटेंट्स की, जो सेना है, सीधा राज्य से टक्कर हो रही, समझ में आया। और एक हम बोलते हैं चरमपंथी,
या उग्रवादी। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग समाज में अब भय फैलाते हैं, लोगों को भी क्या करते हैं निशाना, जो इनकी बात नहीं मानता उसको भी क्या करते हैं निशाना बनाते हैं। ठीक है। और एक हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम चरमपंथी बोलते हैं, अतिवादी बोलते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। तो वो कौन होते हैं, वो अपनी भावनाओं को फैलाने के लिए वही टेररिस्ट, मतलब वो डर का माहौल बनाते हैं और लोगों को डराने के लिए कहीं पे अटैक कर दिया, कहीं लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया, तो ये भय का माहौल बना के क्या करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर से है वो राज्य प्रेरित आतंकवाद है। ये क्या है, राज्य प्रेरित आतंकवाद। मतलब राज्य प्रेरित आतंकवाद का मतलब क्या होगा, ऐसा आतंकवाद जो क्या हो, हाँ, जो केंद्र राज्य के द्वारा, बाहरी राज्यों के द्वारा प्रायोजित हो। ठीक है। और क्या होगा, बाहरी राज्य के द्वारा, बाहरी राज्य के द्वारा क्या किया जाए, के द्वारा होने वाला साइबर अटैक, साइबर अटैक। ठीक है, या साइबर हमला या साइबर वॉर। अब युद्ध कैसा हो गया, अब युद्ध कैसा हो गया जी, अब युद्ध, मैंने कल भी बताया था कि अब लड़ाई वैसी लड़ाई रही नहीं, अब क्या हो रहा है, साइबर अटैक चल रहा है। ठीक है। और यहीं पे आप कह सकते हो प्रॉक्सी वॉर, क्या कहोगे, छद्म युद्ध। ये सब किसका विषय है हमारा, बाह्य सुरक्षा का। ठीक है। अगर कोई देश ये काम कर रहा है कि हमारी आंतरिक कमियों का, कमियों को देख करके उस कमियों का फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ लड़ाई, यहाँ अंदर जो है गतिविधियों को बढ़ा रहा है, तो क्या माना जाएगा, छद्म युद्ध हो। इसकी सुरक्षा कौन करेगा, हमारा बाह्य वाला जो पक्ष है, डिफेंस वाला पक्ष है, सिक्योरिटी वाला पक्ष नहीं करेगा, किस कौन करेगा, डिफेंस वाला पक्ष। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उसको हैंडल करेगी। समझ में आया। चाइना में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या, आप देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रॉ, ये जितनी भी हमारी क्या है खुफिया एजेंसियां हैं, ये आती तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, लेकिन इनके साथ साथ आर्मी भी क्या होती है, इनके साथ मिलके काम करती है। आर्मी के ऑफिसर्स भी क्या होते हैं, सीक्रेट मिशन पे जाते हैं। ठीक है। तो यह है, तो ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशनल, लेकिन दोनों का काम क्या है, क्योंकि बाह्य सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई। अगर कोई बाहर से हमारे यहाँ दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो वो है तो आंतरिक, दंगा कहाँ भड़केगा अंदर, लेकिन कोई बाहर से क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको करने का काम, उसको पहचानने का काम, उसको देखने का काम किसमें आएगा, हमारी बाह्य सुरक्षा के। लेकिन दोनों के बीच अगर तालमेल नहीं होगा, दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित रहने वाली नहीं। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और लिखवानी बतानी है कि जैसे ये नागरिक सुरक्षा में हमने कहा स्वास्थ्य है, क्या होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द आपको लिखवाया। तो स्वास्थ्य में मैंने कहा महामारी हो गई, महामारी से सुरक्षा, मैंने कहा उसमें और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे गरीबी, गरीबी होगी तो स्वास्थ्य खराब होगा, जैसे कुपोषण, अरे स्वास्थ्य से बेरोजगारी कैसे जुड़ गई, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में क्या आ जाएगा, कुपोषण। अगर आप कुपोषित हो, हमारा समाज कुपोषित है, तो क्या वो सुरक्षित है, नहीं। भुखमरी, और क्या, नशीली दवाइयों का, बात समझ में आया, नारकोटिक्स। और वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साइबर सिक्योरिटी का, सिलेबस में दिया हुआ है। बाहर से क्या होता है, ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे आगे चल के, तो आगे देखेंगे कि गोल्डन ट्राइंगल क्या है, गोल्डन ट्राइंगल कौन कौन सा, वही गोल्डन ट्राइंगल की बात करेंगे। इधर म्यांमार है, इधर इंडिया है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, एक गोल्डन ट्राइंगल। और नशे का क्या है ये हब है। और नशा ऐसी चीज है, पंजाब पूरा बर्बाद हो गया। अब आप किसी देश को बर्बाद करना चाहते हो तो आपको हर कई सारे तरीके हैं। उस देश में एक वायरस छोड़ दो, मैंने कहा ठीक है वायरस छोड़ दो, वायरस क्या होगा, थोड़े दिन में वायरस का एंटीडोज बन जाएगा, ठीक हो जाएंगे लोग। लेकिन अगर बर्बाद करना चाहते हो उनकी पीढ़ियों को, तो क्या कर दो, नारकोटिक्स का आदि बना दो। और ये क्या हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है, क्योंकि एक अपराध की श्रेणी में आता, तो जो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये इसको बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्वास्थ्य वाला। मैंने आपको कहा कि जब मैंने आपको बताया आर्थिक, अभी पढ़ेंगे हम, सिलेबस में सब आएगा आर्थिक सुरक्षा। तो आर्थिक की बात आप करोगे तो कई प्रकार की मनी होती है, मनी कई प्रकार की होती है। एक मनी क्या होती है, एक मनी तो सही मनी होती है जो सीधी सादी है, एक मनी होती है ब्लैक मनी। ठीक है। ब्लैक मनी, और वही ब्लैक मनी, भारत की ब्लैक मनी, भारत का काला पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग से, अभी पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा गया बाहर और घूम कर कहाँ गया, सफेद पैसा बन के भारत
और भारत की इकोनॉमी में लग गया। समझ रहे हो? और अगर काला पैसा है भी ब्लैक मनी, किस में लग रहा है वो? भाई काला पैसा अच्छे काम में तो नहीं लगेगा, किस में लगेगा? गलत कामों में लगेगा, है ना? अपराध में लगेगा। तो अपराध एक, सिर्फ पहले तो अपराध क्या होता था कि भाई किसी ने किसी को चाकू मार दिया, अपराध हो गया। लेकिन जो वर्तमान समाज है उसमें अपराध का एक नया स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है। कैसा स्वरूप है वो? संगठित अपराध। कैसा है? ऑर्गेनाइज क्राइम है। कैसा क्राइम है? ऑर्गेनाइज क्राइम। उस क्राइम में सब कुछ कैसा हो रहा है? सोच समझ के हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा लगा हुआ। पैसा किसका लगा हुआ है? देश की अर्थव्यवस्था का काला धन उसमें लगा हुआ। यही काला धन फंडिंग करेगा नारकोटिक्स को। यही काला धन फंडिंग करेगा सारे अवैध तस्करी वाला जितना भी होता है, चाहे बच्चों की तस्करी हो, चाहे महिलाओं की तस्करी हो, चाहे कोई भी गलत काम हो, चाहे जाली नोट छापने हो, यही काला धन उसमें जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही काला धन आगे चल के आतंकवादियों को हथियार देने के लिए, पैसा देने के लिए भी काम। क्यों? क्योंकि अब संगठित अपराधी और आतंकवादी क्या हो गए? मिलके एक हो जाएंगे। और दोनों का उद्देश्य क्या है? आतंकवादियों का उद्देश्य है कि भाई आंतरिक सुरक्षा खतरे में डालना, और संगठित अपराधियों का उद्देश्य है पैसा कमाना। तो दोनों एक दूसरे को लाभ प्रदान करेंगे। तो आगे चल के देखेंगे संगठित अपराधी और आतंकवादी मिलके काम। दाऊद इब्राहिम क्या है? आतंकवादी है? नहीं। क्या है? एक संगठित अपराधी है ना? अंडरवर्ल्ड का क्या है? डॉन है। जो ये दुनिया है किसकी दुनिया है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। तो और वो कहाँ बैठा हुआ है? पाकिस्तान। बोलते हैं ना लोग पाकिस्तान में। पाकिस्तान किसका अड्डा है? टेररिस्ट का अड्डा है। तो प्रश्रय कौन दे रहा है? यानी कि आतंकवादियों की जो मंशा है, जब प्रॉक्सी वॉर चलाना है भारत में, तो प्रॉक्सी वॉर चलाने में मदद कौन करेगा? ये संगठित अपराधियों का सरगना। ठीक है? तो जितना काला धन आएगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी क्या होगी? उतनी ही जाएगी। ठीक है? तो ये आर्थिक जो है, हम जब बात करेंगे तो इसमें हम सब बात करेंगे। ठीक है? तो ये आप लिख लीजिए पहले। लिख लिया आपने? तो यहाँ पे आगे लिखिए। लिखिए बाह्य सुरक्षा। हाँ, यहाँ पे पहले आंतरिक सुरक्षा लिख लिया। बाह्य सुरक्षा, हाँ लिखिए। आंतरिक सुरक्षा। आगे लिखिए आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आने वाले खतरों को पहचाना जाता है। जो संभावित खतरे हैं, ठीक है ना, उनको पहचाना जाता है। और उनके निराकरण के उपाय खोजे जाते हैं। निराकरण के उपाय खोजे जाते हैं। ठीक है? तो रिपीट कर दीजिए। अच्छा, लिखिए आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या लिखा आपने? एकता एकता और और अखंडता पर आने वाले खतरों को पहचाना जाता है, और उनके निराकरण का प्रयास किया जाता है या उपाय किया जाता है। जो बात मैं बोला पढ़ाने के वक्त वही लिखवा रहा हूं। ठीक है? कोई भी थ्योरी इसमें ऐसी नहीं है। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, प्रयास किया जाता है। दूसरा आगे लिखिए। लिख लिया जो ऑनलाइन बोल रहे थे? यस सर। गायब हो। ठीक है। और दूसरा लिखिए। लिखिए कि इसमें आगे लिखिए। इसमें इसमें राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी ताकतों से राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी ताकतों से इसमें राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी ताकतों से देश के भीतर देश के भीतर देश के भीतर संप्रभुता देश के भीतर संप्रभुता
को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है या उपाय किया जाता है। तो लिखिए का उपाय किया जाता, प्रयास नहीं उपाय किया जाता। ठीक है। आगे लिखिए दूसरा पॉइंट। जब देखिए बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत, बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत किसी अन्य देश द्वारा, किसी अन्य देश द्वारा बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत किसी अन्य देश द्वारा राष्ट्र विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां गतिविधियां यथा क्या, जैसे कि क्या, युद्ध, जैसे कि, जैसे जैसे युद्ध, जैसे युद्ध। तो रिपीट करेंगे एक बार। जी बिल्कुल करेंगे। बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत, बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत किसी अन्य देश द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जैसे युद्ध, लिख लिया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जैसे युद्ध, छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध, छद्म युद्ध, साइबर अटैक, साइबर अटैक। ठीक है, कॉमा करके लिखिए। और क्या हो सकता है, और लिखिए राज्य प्रायोजित आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। आदि से बचने का, बचाने का, आदि से राष्ट्र को बचाने का प्रयास किया जाता है, आदि से राष्ट्र को बचाने का प्रयास किया जाता। सेंटेंस गलत तो नहीं हो रहा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। को बचाने का प्रयास किया जाता। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर हमने समझ लिया। अब आगे लिखिए, आगे लिखिए कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित समझते हैं ना, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से अलग नहीं है, है ना, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। वर्तमान परिदृश्य में बाह्य और आंतरिक सुरक्षा एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। ऐसे में आगे आगे लिखिए, ऐसे में नीचे डाल के लिखिए। देखिए एग्जाम में जब हम लिखना होगा ना आंसर, तो हमको कैसे लिखना है, हमको ऐसे नहीं लिखना कि सारी चीजें हमें पैराग्राफ में लिखनी है। ये कला सीख लो नोट्स बनाते समय। कुछ चीजें क्या लिखो पैराग्राफ में लिखो, फिर कुछ चीजें क्या करो पॉइंट में आ जाओ। फिर जैसे अब ऐसे में लिखा तो उसके आगे पॉइंट डाल के लिख। ऐसे में क्या लिखा आपने, ऐसे में ऐसे पॉइंट डालिए। पहला पॉइंट लिखिए, दोनों, दोनों तत्वों को, दोनों दोनों आ, दोनों को आपसी तालमेल के साथ, आपसी तालमेल के साथ कार्य करना अनिवार्य, आपसी तालमेल के साथ कार्य करना अनिवार्य। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए, एक पॉइंट अगला लिख लीजिए कि नोट डाल के लिख लीजिए कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित आंतरिक मामलों को आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों को, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों को कौन हैंडल करता है, देखिए गृह मंत्रालय। भारत में क्या कौन करता है, गृह मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है या देखा जाता है, के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, या डील किया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं।
और आगे लिख लीजिए दूसरे पॉइंट में, जबकि बाह्य सुरक्षा से संबंधित तत्वों को, बाह्य सुरक्षा से संबंधित तत्वों को, बाह्य सुरक्षा से संबंधित तत्वों को कौन देखता है? रक्षा मंत्रालय देखता है, रक्षा मंत्रालय देखता है। एक पॉइंट और लिखिए, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, ऐसा लिखने के लिए आएगा कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, पीसीएस पेपर का एक प्रश्न सिंपल सा, पहले पहले जो पीसीएस का एग्जाम है, अभी शुरुआत में जो आंतरिक सुरक्षा टॉपिक आया है, पूछा जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में आप क्या अंतर समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि इन दोनों में से क्या है, जो मैंने आपको कल दिया था, क्या पूछा था आपसे कि बाह्य सुरक्षा का विषय ज्यादा गंभीर नहीं, गंभीर किसका विषय है? आंतरिक सुरक्षा, और खास तौर पर सिविल सर्वेंट भाई बाह्य सुरक्षा सेना देखेगी, आंतरिक सुरक्षा कौन देखेगा? जो लोग जाएंगे सिविल सेवा में, उसी में से तो जाएंगे, कोई कमांडेंट बन जाएगा आईपीएस बनने के बाद सीआईएसएफ का, ठीक है, तो कोई जो है आईबी संभालेगा, कोई पुलिस व्यवस्था देखेगा राज्य की आईपीएस बन के, यही तो होगा, यही लोग तो होंगे ना। तो लिखिए, क्या लिखा आपने? आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी घरेलू एजेंसियां, घरेलू एजेंसियां, घरेलू एजेंसियां कौन कौन सी हैं? यथा, यथा, यथा मतलब जैसे, है ना, यथा पुलिस, पुलिस, पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का? राज्य सूची का विषय, ठीक है। यथा पुलिस, खुफिया सेवाएं, खुफिया सेवाएं, खुफिया सेवाएं जो आप जानते ही हैं, आईबी, रॉ, है ना, ये सब। और क्या? और लिखिए, भारतीय अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल, जैसे कि ब्रैकेट में क्या है अर्धसैनिक बल का उदाहरण? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? घरेलू एजेंसियां या घरेलू, क्या लिखवाया था? हाँ, हाँ, एजेंसियां यथा, इनकी जिम्मेदारी, ठीक है, ये जिम्मेदारी लिखवा दिया था, तो ये यथा, यथा करके आपने उदाहरण लिख लिया, ठीक है, जैसे ये। अब आगे लिखिए कि बाह्य सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, यहाँ पे आपको हमने कहा कि देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है जो आपको क्लियर होना, एक शब्द होता है सशस्त्र बल, तो बोलते हैं ना सशस्त्र बल। तो सशस्त्र बल भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक सशस्त्र बल होता है, जैसे सशस्त्र सीमा बल, सुना है आपने? सशस्त्र बल मतलब ऐसी कोई भी फोर्स जिसके पास हथियार होगा और जिसके पास मतलब बड़ा वेपन होगा, जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वाले रखते हैं। और एक होता है बाह्य सशस्त्र बल, जो कि हमारी सेना के पास, सेना का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कौन? बाह्य सुरक्षा को देखने वाले बाह्य सशस्त्र बल हैं, जो कि हमारी सेना है, नौसेना है, वायु सेना है, ठीक है। अब देखिए लगातार नौसेना क्या करती रहती है? हिंद महासागर में अपने नए नए अड्डे ढूंढती रहती है, नई नई जगहों को खोजती रहती है, अपनी पनडुब्बियों को लगातार रीलोकेट करती रहती है। वो पूरी उस परिस्थिति को समझ हुए बैठी हुई, अगर वॉर होती है, अभी लड़ाई होती है, अगर युद्ध होता है, तो तुरंत क्या एक्शन लेना, इतना टाइम नहीं होगा कि लड़ाई के लिए तैयारी करोगे 6 7 8 महीने। तो ये जिम्मेदारी किसको दे दी? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको हम आंतरिक सुरक्षा के मामले में ला नहीं रहे, सेना को हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है तो तुम आओ, तुम क्या करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर कभी लड़ाई हुई, कभी रक्षा डिफेंस सिस्टम हमारा, अगर किसी ने अटैक किया, तो तुम्हारे को क्या करना है तुरंत, तभी तभी तो देखा, जैसे ही मान लो ये अटैक हुआ तो सेना के तीनों लोगों को बुलाया, सीडीएस को बुलाया और बोला कि खुली छूट है। तुमको लगा कि इतने समय, मतलब अगर सेना की तैयारी नहीं होती तो सेना इतनी जल्दी रिएक्शन करती नहीं? सेना की तैयारी थी, उन्हें पता है कहाँ कहाँ मारना है, पहले से सोच के बैठे थे कि कभी ऐसा होता है तो यहाँ यहाँ उड़ाएंगे, तो उड़ा दिया।
उसके बाद भी तैयारी जो है, अभी अगर मान लो अगला स्टेप भी सरकार उनको आदेश देती तो वो तैयार है। उनको पाकिस्तान को उन्होंने पूरा क्या किया हुआ है, टैकल किया। कहते हैं कि पाकिस्तान गर्व से है, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं पाकिस्तान पेट से है, कभी भी 2-3 बच्चे हो सकते हैं, मतलब बलूचिस्तान कभी भी अलग किया जा सकता है, ऐसी कहावत है। तो ये सेना ही करवा रही है। सेना ने स्थिति बना रखी है पहले से ही कि अगर मान लीजिए ये ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे। चेस खेलते हैं ना आप लोग, तो तुरंत नहीं खेलते। जब शतरंज खेलते हैं तो शतरंज में क्या होता है, पहले से ही चाल चली, अच्छा ये मेरा शेर मारेगा तो मैं इसका वजीर मार। तो सेना वो देखना किसका काम है, वो आईबी का काम नहीं है, वो हमारा सीआरपीएफ सीआईएसएफ का काम नहीं है। सीआईएसएफ वाले बेचारे ढूंढेंगे नक्सलियों को और बोलेंगे पहले तुम सरेंडर करो। सरेंडर करने के बाद, क्यों, क्योंकि वो मिलिटेंट नहीं है, वो हमारे ही देश के लोग, ठीक है, उनका काम है सरेंडर करवाएंगे, नहीं सरेंडर करवाएंगे तो फिर उनको मार देंगे। लेकिन आर्मी वाला ये नहीं करेगा। कश्मीर में गया है, अगर उसको आर्मी को खड़ा किया, मिलिटेंट सामने है तो उनको उड़ाना उनका काम है, मारना सीधे। तो सेना को वहां लाया जाएगा, यहाँ देश की रक्षा सिस्टम हमारा मजबूत करना होगा, बाह्य सुरक्षा की बात होगी, ठीक है। चलिए अब आगे अगला इसी में जो है, अभी तो हमने ये देखा कि होता क्या। अब यहाँ पे लिखिए 3 शब्द हैं। पहला शब्द है सुरक्षा, दूसरा शब्द है प्रतिरक्षा और तीसरा शब्द है सेफ्टी। बचाव क्या होता है, लिखिए शब्दावलियां, या ऐसे लिख लीजिए सीधा कि सुरक्षा से क्या। पहले लिखिए सुरक्षा, 3 शब्द हैं सुरक्षा। सुरक्षा क्या है, देखिए सुरक्षा, सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है। तो ये क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये यही है, हम मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या है, व्यापक अवधारणा, जिसके अंतर्गत राष्ट्र पर आने संभावित खतरे, राष्ट्र पर संभावित खतरों की पहचान कर उसकी उसको उसके उन खतरों या उनको, क्या खतरों को, उनको उनके समूल, उसके मूल से, जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला आदमी होगा, वो ये नहीं कहेगा कि पेड़ बढ़ गया है तो पेड़ काट दो, क्या कहेगा, उसकी जड़ कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है, उसकी जड़ को समाप्त करना होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया। सुरक्षा क्या है, एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, संभावित खतरों को पहचान कर समूल क्या किया जाता है, उसका समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जबकि जबकि तो यहाँ पे रुकिए रुकिए, लिखिए इसलिए इसके अंतर लिखिए, अतः अतः इसके अंतर्गत समस्याएं समस्याएं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, पर्यावरणीय हो सकती है, हो सकती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई देखो किसान विद्रोह चल रहा है, आप कहोगे यार किसान विद्रोह क्या आर्थिक सुरक्षा का संकट है, क्या देश की सुरक्षा का संकट है, लग रहा है सुरक्षा का संकट लग रहा है, किसान विद्रोह नहीं लग रहा है, क्यों भाई, किसान किसी चीज को लेकर के लोकतंत्र में अपनी बात रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही किसान विद्रोह है, ये आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। लेकिन यही किसान विद्रोह जब क्या होगा, जब इसमें यह देखा जाएगा कि बाह्य तत्व आकर के फंडिंग कर रहे हैं, या बाह्य तत्व आकर के अनवांछनीय कुछ ऐसा सूचना तंत्र बना रहे हैं साइबर माध्यम से, जिसमें फेक न्यूज चला रहे हैं, और फेक न्यूज में क्या दिखा रहे हैं, 10 किसानों को मार दिए। अब वहां बैठा हुआ किसान, यूपी में आंदोलन हो रहा है, बिहार का किसान अभी आ नहीं रहा है, बिहार का किसान कह रहा है भाई मैं देखता हूं क्या होगा, लेकिन अचानक न्यूज फैल गई क्या, कि 10 लोगों को मार दिया। और वो न्यूज किसने बनाई, चाइना में बैठे किसी व्यक्ति ने बनाई, और वहां से भारत में वो सर्कुलेट हो रही है। तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो बिहार का पूरा किसान जो है उठ के आ जाएगा, और देश में विद्रोह की स्थिति आ जाएगी, सुरक्षा सरकार पे थ्रेट आ जाएगी। तो ये जो सारी समस्याएं इसमें शामिल, इसलिए जब कोई भी फैसला लेना होता है सरकार को, सरकार उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब देखती है, उसके साथ सरकार ये भी देखती है। किसान आंदोलन जब मान लीजिए सरकार किसान कानून लेके आ रही है, किसान कृषि सुधार कानून लेके आ रही है, आप कहोगे कृषि सुधार कानून तो सामाजिक विषय है, आर्थिक विषय है, आर्थिक विषय है कि राजनीतिक विषय है, आप कहोगे सबसे ज्यादा क्या आर्थिक विषय है भाई, किसान आर्थिक,
कानून लेके आई सरकार, लेकिन सरकार, अब आप कहोगे यार ये तो सरकार का अपना फैसला है, कानून लेके आ रही है इसमें, लेकिन सरकार किससे कंसल्ट करती है? सुरक्षा विशेषज्ञ से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, नहीं कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। तो करेगी भाई, ये कानून बनाने जा रहे हैं, बताओ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटी नेशन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें हावी हो जाएंगे? अगर लगेगा अजीत डोभाल जी को कि नहीं सर ये सेंसिटिव इशू है और इसमें हो सकता है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़े, तो क्या किया जाएगा? तैयारी करो, पहले क्या करो, तैयारी करो, पूरा जो है प्रशासनिक तंत्र जो है उसको सक्रिय करो, खुफिया एजेंसियों को लागू वो कर दो, एक्टिव रहो, ताकि ऐसा कुछ हो ना पाए। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक आंदोलन हुआ छात्रों का देहरादून के अंतर्गत पिछले 2-3 साल पहले, ठीक है, हुआ था जब ये उत्तराखंड में जो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, करप्शन, यूकेपीएससी के अंतर्गत हो। ये कैसी समस्या है करप्शन? ये आंतरिक सुरक्षा की समस्या है या सामाजिक समस्या है? या आप कहोगे ये तो सामाजिक समस्या है, करप्शन है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, सब कुछ सही है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को क्या किया जाए, उनकी बात सुनने का मौका दिया जाए। लोकतंत्र है, वो आंदोलन कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आंदोलन करो, एक जगह ले लो, वहां पर क्या करो, बैठो, सब कुछ करो। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, इतनी बड़ी संख्या में क्या हो गए, बच्चे आ गए कि लगा कि कानून व्यवस्था संभालना हमारा संभव नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अगर सरकार प्रिएक्टिव रहेगी, प्रिएक्टिव समझते हैं, उस आंदोलन के होने से पहले सुरक्षा जो राज्य पुलिस की जो सुरक्षा खुफिया एजेंसियां हैं वो सक्रिय रहेंगी, और वो इस बात को देखेंगी भाई कौन ऐसा है, कौन ऐसा एलिमेंट है जो इस मूवमेंट का गलत फायदा उठा सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगी और उसको ट्रैक करेंगी और उसको उस आंदोलन के पार्ट बनने से रोकेंगी, तो वो आंदोलन भी ठीक से चलेगा। और ऐसा सरकार करने में असफल रही तो लास्ट में क्या होगा, वो आंदोलन एक गलत दिशा ले लेगा। बात समझ में आया? और अगर मान लीजिए ऐसी भीड़, कुछ ऐसा उत्तेजना हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, 10-12 लोग, बच्चे क्या हो गए, शहीद हो गए, हो जाता है, तो वही क्या बन जाएगा, वही मुद्दा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे उसको उछाला जाएगा। तो समझो एक छोटी सी घटना उत्तराखंड की है, लेकिन इंपैक्ट उसका कहां तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे क्या होना पड़ेगा, जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा अपना पहले ही, और उनकी मैकेनिज्म होती है, जो यहाँ हमारी राज्य की जो एक इंटेलिजेंस वाली विभाग होती है, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस के अंतर्गत। भाई राज्य पुलिस की भी तो एक इंटेलिजेंस विभाग होती है, जो चुपचाप रहते हैं, तो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, उन लोगों को सारी जानकारी। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्या रखा जाता है, पुलिस रिकॉर्ड रखती है। जो जो लोग आप जिस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आंदोलन चला रहे हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं भी होंगे तो कई लोग होंगे जो एलआईयू के होंगे, जो घुसे हुए होंगे, और जो आपकी एक एक बात को ट्रैक वो देख रहे होंगे, इसमें से कौन सा ऐसा है जो उल्टी सीधी बात कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो ऐसी बात कर रहा है, भड़काने की बात कर रहा है, तो तुरंत उसको ट्रैक किया जाएगा, उसकी फेसबुक आईडी, उसकी सारी आईडी खंगाल, उसे पता भी नहीं है ये सब हो रहा है। कोई बंदा एक फेक लड़का बन के बात करेगा कि भाई साहब मुझे कहाँ मिलना है आपसे बताओ, और जाएंगे उसको पकड़ के ले, ठीक है। वो बड़कोट से लोग आ रहे हैं, यहाँ उत्तरकाशी से लोग आ रहे हैं, पूरी सूचना मिल जाएगी पुलिस को, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो एलआईयू की सोशल मीडिया विंग है वो क्या है, एक्टिव हो गए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, तुरंत ये सिर्फ स्टेट की सुरक्षा नहीं हो जाएगी, ये पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाएगा। देखिएगा वो घटना घटित हुई, एक दिन हुआ, दूसरे दिन से वो किस में आने लग गया, नेशनल न्यूज में आने लग गया, आया था नेशनल न्यूज में। और अगर मान लीजिए कुछ दुर्घटना घटित हो जाती तो क्या बन जाता वो, इंटरनेशनल इशू। बिल्कुल बिल्कुल, वो होता तो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा क्या होता है भाई, छात्राओं का विरोध सरकार से है, तो वो तो देश का आंतरिक मामला है, विरोध करने के लिए तुम सड़क पे निकले, छात्राएं चाहती हैं कि हमें अधिकार मिले, जो भी मुद्दा है। अभी क्या हुआ कि उस मुद्दे के साथ क्या जुड़ गई, अब बांग्लादेश के अंदर एंटी स्टेट एलिमेंट जो है वो सक्रिय हो गए, उस मुद्दे का फायदा उठाने का प्रयास किया और उसको एक एक ऐसा मूवमेंट बना दिया जो कि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट क्रिएट कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये एक प्रकार का मुद्दा है जो सिर्फ हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा जो है आंतरिक और बाह्य दोनों से मिलकर बनती है। क्या लिखवाया हमने आपको लास्ट में? हाँ, राजनीतिक पर्यावरणीय इससे संबंधित हो सकता है क्या, सुरक्षा। सुरक्षा सिर्फ ये नहीं है कि कोई लड़ाई कर रहा है उसको जवाब देना है। अब लिखिए प्रतिरक्षा, डिफेंस।
डिफेंस लिखिए, प्रतिरक्षा क्या है, लिखिए प्रतिरक्षा या डिफेंस या रक्षा, जो भी बोले, रक्षा। आकस्मिक संकट, आकस्मिक संकट के निराकरण का उपाय है, के निराकरण का उपाय है। आकस्मिक संकट के निराकरण का उपाय है। जो कि किसी देश या किसी राष्ट्र या किसी देश, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी देश के डिटरेंस क्षमता पर, डिटरेंस एक शब्द है अंग्रेजी का, डिटरेंस से लिख दीजिए उसको, डिटरेंस बोलते हैं उसको, डिटरेंस क्षमता पर निर्भर करता है। डिटरेंस, डिटरेंस क्षमता पर निर्भर करता है। अभी डिटरेंस क्या होता है इसको समझ लीजिए। डिटरेंस क्या होता है? प्रतिक्रिया करने की क्षमता क्या है? मान लीजिए, सुनिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, ऐसे जल्दी नहीं। मान लीजिए आपके पास, आपको चाइना पहले डराता था, 62 में चाइना ने आपसे लड़ाई की, 62 में करी, हाँ 62 में करी, और इतनी तेजी से चाइना ने लड़ाई करी, कहते हैं अगर एक दो दिन लड़ाई और होती तो क्या चाइना, इधर उत्तराखंड में तो घुस ही गए थे वो लोग, उत्तराखंड चमोली वमोली से जो है होते हुए और उधर अरुणाचल प्रदेश, 2 दिन लड़ाई और चलती तो अरुणाचल और उत्तराखंड क्या हो जाते। तो हम लोग यहाँ बैठ के चाइनीज सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर, ऐसा ही होता कुछ, है ना? अरुणाचल वाले भी वही दे रहे होते, CSPSC, चाइना PSC है, या वहां की आर्मी ज्वाइन कर रहे होते। लेकिन वो उस समय हमारे पास सेना की कमी नहीं थी, हमारी पास कमी किसकी थी? हमारे पास कमी थी हमारी जो खुफिया तंत्र है उसकी, और हमारे पास डिटरेंस की कमी थी। क्या है? प्रतिक्रिया क्षमता का। चाइना जानता है कि इनकी प्रतिक्रिया क्षमता इतनी तगड़ी नहीं। लेकिन 1971 में हमने क्या बनाया, 74 में हमने न्यूक्लियर पावर अपने आप को डिक्लेयर, हमने परमाणु बम बना लिया। अब परमाणु बम बना करके हम बैठे हुए हैं, चाइना वाले कह रहे हैं हमारे पास 400 परमाणु बम है, हम कह रहे हैं 50 हमारे पास भी है। अगर तुम 400 मारोगे तो 50 हम भी मारेंगे, और जब 50 हम मारेंगे तो तुम्हारा देश एक तिहाई तो खत्म हुई। तो तुम नहीं चाहते, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह का युद्ध। तो ये क्या है? डिटरेंस क्षमता है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास लाठी है और सामने वाले के पास खाली हाथ है, तो तुम क्या बनोगे? चौधरी बने, आ जा भाई। खाली हाथ तुम हो और सामने वाला क्या है, लाठी लेके आ रहा है, तो तुम चुप रहोगे। अब मान लो तुम लाठी लेके आ रहे हो, सामने वाला पीछे हाथ में जो है AK-47 लेके खड़ा है, तो क्या होगा? डिटरेंस किसकी ज्यादा है? सामने AK-47 वाले की। तो लाठी लेके जैसे AK-47 दिखाई तो बोला जा आप झाड़ू लगा, तो क्या करेगा? झाड़ू भी लगाएगा। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये किस पे क्षमता, किस पे डिपेंड करेगा? आपकी प्रतिक्रिया क्षमता कितनी है, आपका, आप तुरंत कैसे। पाकिस्तान वाले भारत वालों के साथ उलझते हैं, अब पाकिस्तान वाले भी क्या हो गए, न्यूक्लियर राष्ट्र हो गए, तो बड़े खुश होते हैं कि हम क्या करेंगे, परमाणु बम मार देंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे पास डिटरेंस क्षमता है। इसी, और भारत वाले अपनी डिटरेंस क्षमता जैसे पाकिस्तान वालों के पास तो सिर्फ एक जगह से है, कहां से मार सकते हैं? अपनी मिसाइल छोड़ेंगे, शाहीन वो कौन सी मिसाइल उनकी है वही छोड़ेंगे और भारत में मार देंगे। लेकिन भारत वालों के पास डिटरेंस क्षमता क्या है? स्ट्राइक है, मतलब न्यूक्लियर स्ट्राइक, मतलब तिर क्षमता है न्यूक्लियर अटैक की। हम पानी से भी मार सकते हैं, हवा से भी मार सकते हैं, और अपने जगह से यहाँ से अग्नि मिसाइल मार सकते हैं। अग्नि मिसाइल भी हमारी सक्षम है, 6,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर बीजिंग तक हम जा सकते हैं ना, यहाँ से छोटी दिल्ली से, और बीजिंग उड़ा दिया हम। तो यानी कि ये क्षमता डिपेंड करती है। अब पाकिस्तान वालों की रेंज इतनी नहीं है कि तमिलनाडु पे मार दें, दिल्ली तक मार सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी क्षमता आपके पास होगी डिफरेंस, आपका रक्षा प्रणाली उतनी मजबूत, आपकी रक्षा जो है उतनी, उसका आपका डिफेंस उतना ही मजबूत होगा। क्रिकेट में बोलते हैं ना डिफेंस, रोकना, कंट्रोल करना चीजों को, तो आप उतना ही अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो डिफेंस क्षमता हम डिपेंड करती है हमारी, जो हमारी मिलिट्री क्षमता है, हमारी सैन्य क्षमता है, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस पर। ठीक है, जबकि आंतरिक सुरक्षा का स्तर, आंतरिक सुरक्षा भी इस पर निर्भर करती है, लेकिन ये बाह्य सुरक्षा का तत्व माना जाता है। लिख लीजिए, ये डिटरेंस पर निर्भर करती है। लेकिन डिटरेंस का अर्थ होता है प्रतिक्रिया, डिटरेंस का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करने की क्षमता, डिटरेंस का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करने की क्षमता। आगे पढ़ेंगे भारत की युद्ध नीति। भारत ने क्या घोषणा की है कि हम कभी भी किसी पे फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। हम अपने भारत की नाभिकीय नीति क्या है ये भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है इंडिया की, कभी भी हम किसी गैर परमाणु राष्ट्र पे परमाणु अटैक नहीं
हम कभी भी पहला परमाणु अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाला इसीलिए तो खुश रहता है। अच्छा, तुमने तो घोषणा कर दी कि तुम क्या है पहला अटैक करोगे, लेकिन मैंने ऐसी कोई घोषणा, तो भारत वाले पहले इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान वाले कब बम छोड़ेंगे। पहले वहां से न्यूक्लियर बम छोड़ा जाएगा, यहाँ एक एक आध बार गिरेगा तो फिर हम, क्योंकि हमारी पॉलिसी है हम किसी पर अटैक करेंगे तो ये पड़ेंगे आगे चल के। लेकिन डिटरेंस क्षमता हमने अपनी मजबूत की और लगातार रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है, और डिटरेंस क्षमता को क्या किया जा रहा है, मजबूत करने का प्रयास। आप देख रहे हो कि सेना में भर्ती कम की जा रही है, कम की जा रही है ना। अग्निवीर छटनी की जा रही है ना। आप लोग चिल्ला रहे हैं कि यार सेना कम की जा रही है, तो क्यों कम की जा रही है? उस पैसे को यूज किया जा रहा है किसको बढ़ाने में? डिटरेंस क्षमता को बढ़ाने में। प्रतिक्रिया क्षमता का, प्रतिक्रिया क्षमता सेना से तय नहीं होगी, अब किससे तय होगी? आपके पास वेपन्स कैसे हैं, आपके पास हथियार कैसे हैं, कितने आधुनिक हथियार हैं, वो तो यहाँ से बैठे बैठे रिमोट से जैसे वीडियो गेम खेलते हैं वैसे खेल रहे हैं। मार रहे हैं मिसाइल, धड़ 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 मार रहे नहीं। अब पाकिस्तान ने कितनी मिसाइल छोड़ी, सब क्या कर दी, इंटरसेप्ट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जो क्षमता थी, तकनीकी क्षमता थी, वो विकसित की गई थी, उसी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, राफेल खरीद रहे हैं, किसका विषय है? आंतरिक रक्षा का कि सुरक्षा का? रक्षा, प्रतिरक्षा का। प्रतिरक्षा मजबूत करनी, मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, डीआरडीओ नया अपना सिस्टम बना रहा है, किसका विषय है? रक्षा का कि सुरक्षा का कि प्रतिरक्षा का? आप कहोगे प्रतिरक्षा का, अगर आप स्पेसिफिक देखोगे। समझ में आया? लिखिए, क्या है डिटरेंस? देखिए, डिटरेंस का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करने की क्षमता। अब आगे यहीं पे लिखिए, आगे लिखिए। कल हमने एक प्रश्न आपको दिया था, उसी को समझ, यहीं पे लिखते हैं, लिखिए, लिखिए, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों ही, दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। अभी यहाँ पे संकट नहीं लिखवाया, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। वो बचाव, बचाव क्या होता है आप खुद ही जानते हैं, ठीक है, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों ही क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। परंतु, परंतु वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा अधिक चिंतनीय विषय है, अधिक चिंतनीय विषय है। क्योंकि, कारण क्या है? क्योंकि, क्योंकि पहला कारण के लिखिए, कारण क्या है पहला? वर्तमान विश्व, आर्थिक विश्व, वर्तमान विश्व कैसा विश्व होता जा रहा है? आर्थिक विश्व बनता जा रहा है, आर्थिक विश्व बनता जा रहा है, आर्थिक विश्व बनता जा रहा है। समझ विकसित होनी चाहिए और शब्दावली होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दावली, शब्दावली मतलब शब्द, जो टेक्निकल शब्द है, और समझ विकसित होनी चाहिए, तब आंसर लिखा जाएगा। वर्तमान विश्व कैसा विश्व बनता जा रहा है? आर्थिक विश्व बन, इकोनॉमिक वर्ल्ड बनता जा रहा है, जिसमें, जिसमें युद्ध की संभावनाएं बेहद सीमित है, युद्ध की संभावनाएं बेहद सीमित है। मैंने कल आपको बताया था, याद कीजिए, मैंने कल एक चीज बताई थी आपको। क्या बताया था? युद्ध कब होता है? जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, याद है? हमने कहा था अगर बेनिफिट ज्यादा होगा कॉस्ट से तो ही लड़ाई होगी, और बेनिफिट अगर कम है तो लड़ाई होगी नहीं। पाकिस्तान और भारत में लगभग लगभग क्या लगने लगा सबको? युद्ध होने वाला है 2025 में, कहने लगे थे ना। कुछ ज्योतिषी पंडितों ने तो ये तक कह दिया कि हमने तो घोषणा कर दी थी अब लड़ाई होगी। लेकिन जो समझदार आदमी था, जानता है किसको, पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, वो क्या बोलेगा? ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रही है भाई, एसी वैसी कम करा दो, थोड़ा बढ़ा दो उसका टेम्परेचर है यहाँ पे, या इसको बंद कर दो, मुझे नहीं लग रहा आज मौसम एसी वाला है, लग रहा है एसी चलाने की जरूरत। अरे ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बहुत है, तुम्हारे लंग्स जो है भरे पड़े हैं ऑक्सीजन। अब ठीक है, थोड़ी देर, थोड़ी देर, सबके लिए भाई, ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबका विचार रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्या लिखवा रहे थे? हाँ, आर्थिक विश्व, ये विश्व है और इसमें युद्ध की संभावनाएं बेहद सीमित है। मैंने बताया कि युद्ध कब होता है, जब, हमेशा याद रखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। भारत पाकिस्तान के बेचारे भाई, तुम लोग ना बात मत करो, मेरे से बात करो।
1 घंटे 2 घंटे सिर्फ मुझसे बात करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और तुमको, अब मान लो मैं तुम पढ़ाने आया, मैं मोबाइल लेके यहाँ पे लग जाऊं, भाई मैं घर पे हूँ, तुम कहाँ हो, और तुम कहो यार ये पढ़ाने हमें आया या मोबाइल लेके लग गया, तो तुम्हारी आपस की बातें जो है ना, वो क्या है, मेरा डिस्ट्रक्शन करती हैं, क्योंकि मेरा ध्यान तुम्हारी ओर खींचती, मेरा कान जाता है, भाई मजबूरी है। अब कान अगर नहीं कम सुनता तो क्या था, अब मैं, अब इंसान ही हूं मैं, अब छोटा सा कमरा है तो क्या होगा, सुनाई पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अभी क्लास में हम लोग हैं, इंडिविजुअल नहीं है। क्लास का मतलब होता है एक यूनिटी है ना आप लोगों के बीच में, एक मतलब एक ग्रुप बना हुआ है क्लास का, और क्लास क्लास के तरीके से होना चाहिए, तभी सिस्टम बढ़िया से काम करेगा। आप दोस्त बहुत अच्छे हो क्लास के बाहर, यहाँ क्या हो, आप सब एस्पिरेंट्स हो, सामने कौन है जो भी खड़ा है वो आपका टीचर मान लो, कुछ मान लो उसको, और आप क्लास के पार्ट हो, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में बातचीत ना हो, बिना टॉपिक के बिना मुद्दे के कोई बात हो ही ना। अभी 1-2 साल अपने जीवन में ये मान लो कि आपसी जो भावनाएं है ना, उसको हटा दो, और अपने संबंध हमेशा उसी से बनाओ जो तुम्हारे ही लक्ष्य में चल रहा हो। अगर तुम्हारे, तुम दोस्ती किससे करके बैठो, चार चार आईएएस बनना हो, और दोस्ती तुम्हारी हो रखी है किससे, छपरी यूट्यूबर से, तो सोचो कहाँ से होगा। तुम्हारे ऊपर असर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारे व्यक्तित्व पे असर आएगा, सब कुछ चीज, हर चीज पे असर आएगा। भाई लोग घर छोड़ के क्यों जाते हैं दिल्ली, आजकल ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली क्यों बैठ रहे हैं, सिर्फ एक चीज के लिए जाते हैं, सिर्फ माहौल के लिए जाते हैं, कि हमको ऐसे ही एस्पिरेंट दिखें, ऐसे ही लोग दिखें जो उस तरह से ही रहते हो, उस तरह से ही सोचते हो, ताकि हमारे ऊपर उनका इम्पेक्ट पड़े, जो हमारी कमियां हैं वो दूर हो जाए, और हम भी थोड़ा थोड़ा अपने को, तो देखो कोई भाई साहब अगर आपके आसपास से गए हो, आईएएस वाईएएस बने हो, तो जब आपके बीच में रहते होंगे तो क्या होंगे, और वहां जब 2-3 साल तैयारी करके बन गए, यूपीएससी सेलेक्ट हो गए, तो अलग ही बंदे का व्यक्तित्व दिखता दिखता है ना। तो व्यक्तित्व कहीं एक दिन में नहीं बनता है, उसे समय लगता है, वो आपस के ग्रुपिंग से बनता है। जितना अच्छा ग्रुप आप कितने लोग हो, 8-9 लोग हो, आप एक अच्छा, इतना अच्छा ग्रुप बना लीजिए कि मतलब कुछ ना हो, ये ग्रुप बहुत अच्छा हो, जहां हर कोई सीखना चाहता हो, एक दूसरे को सिखाना चाहता हो, और निगेटिव नकारात्मकता ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और पढ़ाई के मामले में और अन्य मामलों में भी एक अच्छा साथ क्या है अपना रखें, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। एक हॉस्टल था, हिंदू हॉस्टल, हिंदू राव कॉलेज है ना देहरादून में, दिल्ली में, उसके पास, और एक हॉस्पिटल, एक हॉस्टल था इलाहाबाद में। उस हॉस्टल में गिन के 80 सीट थी, 80 सीट में उस हॉस्टल में घुसने की लड़ाई होती थी, कि मतलब यार इस हॉस्टल में रहने का मौका मिल जाए, क्यों, उसका रिकॉर्ड था 80 लोग आएंगे तो 80 के 80 ही आईएएस बनेंगे, पीसीएस किसी को बनने देते। वो सिस्टम ऐसा था, अगर उस हॉस्टल में किसी की एंट्री हो गई, तो जो माहौल होगा वो कहेगा अगर वो पीसीएस बनने वाला है तो छोड़ के चला जाएगा, और वहां टिक गया तो उसको फिर चाहे 2 साल में बने, 3 साल में बने, वहां से निकलेगा तो यूपीएससी करके ही निकले। तो ये हम पे डिपेंड करता है ना, हम चाहे चिड़ियाघर बना दें, और चाहे इसी को क्या बना दें, बाजीराव एंड रवि की कोचिंग सेंटर बना, डिपेंड तो हम पे, किस पे करता है, हम पे करता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे यार, मुद्दे से भटक गए थे, कहाँ लिख रहे थे। हाँ, आर्थिक विश्व बन रहा है, युद्ध की संभावनाएं सीमित है। आगे लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, कि ऐसे में किसी किसी विरोधी राष्ट्र के द्वारा, जो विरोधी राष्ट्र है उसके द्वारा, जो हमारा विरोधी है उसके द्वारा प्रत्यक्ष युद्ध न कर छद्म युद्ध, यानी कि प्रॉक्सी वॉर, प्रत्यक्ष युद्ध न कर छद्म युद्ध का, छद्म युद्ध की संभावना बढ़ती है, छद्म युद्ध की संभावना बढ़ती है। ठीक है, छद्म युद्ध की संभावना बढ़ती है, और यह छद्म युद्ध आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता, यह छद्म युद्ध आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे सबसे बड़ी चुनौती बनता, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता है। ठीक है, जिस कारण जिस कारण जिस कारण जिस कारण आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों और बाह्य बाह्य सुरक्षा एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक बन होता, आवश्यक कार्य करना आवश्यक होता। ठीक है, तो ये तो आपने लिख लिया, एक पॉइंट और लिखिए इसके साथ ही, कि क्यों क्यों बाह्य युद्ध जो है, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए,
कि छद्म युद्ध में, छद्म युद्ध में एक लाभ यह होता है, छद्म युद्ध में एक लाभ यह होता है, छद्म युद्ध में एक लाभ यह होता है कि इसमें इसमें छद्म युद्ध में एक लाभ किसको होता है, जो विरोधी राष्ट्र है उसको ये होता है, एक लाभ यह होता है कि इसमें इसमें आक्रमण करने वाले या आक्रमण करने वाले राष्ट्र की पहचान गोपनीय रहती है, राष्ट्र की पहचान गोपनीय रहती, राष्ट्र की पहचान गोपनीय रहती, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर, तथा उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान नहीं पहुंचता, तथा उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए लड़ाई कैसी हो रही है, अब लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं है कि हम सामने से आके लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, क्योंकि क्या हो चुका है, आर्थिक वैश्वीकरण हो गया, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया, एक देश दूसरे देश पे डिपेंड है। भारत में लड़ाई होगी तो नुकसान किसको होगा, किसको होगा, हमें होगा, सबसे ज्यादा नुकसान और हमें हमें नहीं होगा, चाइना को भी होगा। क्यों होगा बोलो चाइना को नुकसान, चाइना को नुकसान क्यों होगा, तो चाइना को नुकसान इसलिए होगा कि चाइना की कई सारी कंपनीज हैं जिनका निवेश कहाँ हो रखा है, भारत में हो। चाइना का जो सामान आता है मार्केटिंग का, भारत उसका क्या है, सबसे बड़ा जो आयातक है उसमें भारत भी आता है। तो इसका मतलब अगर भारत में लड़ाई हो गई तो भारत से चीन का व्यापार बंद हो जाएगा। तो चीन का व्यापार बंद हो जाएगा, आर्थिक नुकसान होगा नहीं चीन को, तो चीन चाहेगा डायरेक्ट जाके लड़ाई करे। लेकिन चीन यह भी नहीं चाहेगा कि भारत आर्थिक प्रगति करे। क्यों, क्योंकि उसको लगेगा कि कल को हमारा कॉम्पिटिटर हमारे बगल में होना नहीं चाहिए। तो इसलिए चीन क्या करेगा, डायरेक्ट युद्ध ना करके क्या करेगा, छद्म युद्ध कराएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये जो है, ये आपने बेसिक चीजें, अब सर इसके एक बाद बार सर एक बार इसको बताना, सेकंड पॉइंट में जो है आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा एजेंसियां। कहां से हाँ, तो क्या क्या बोला, क्या था, क्या बोला आपने, दोबारा जिस बोलिए। जिस कारण आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा एजेंसियों। हाँ, आपसी तालमेल आवश्यक है, आपसी तालमेल आवश्यक है। हाँ लिख सकते हैं, ये छूट है आपकी, ठीक है, मिलकर कार्य करना आवश्यक है, तालमेल आवश्यक है। देखिए, मिलकर कार्य करना, कितने शब्द बन गए, कितने शब्द बन गए, 3 शब्द बन गए। तालमेल में कितना शब्द है, एक शब्द। तो यही, बस यही आप संगठित लिख लीजिए चाहे कुछ लिख लीजिए, मतलब छोटा करना है आपको चीजों को, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब मुद्दे से नहीं भटकना, आगे चलिए। हो गई क्लास, टाइम हो गया, अच्छा, ठीक है, 10:30 हो गया। तो अभी जो है हमको क्या देखना है, इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के घटक कौन कौन से हैं, घटक मतलब कि कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा पे काम करते हैं, ठीक है, क्या देखना है, कंपोनेंट देखने हैं। फिर क्या देखना है हमको इसी टॉपिक के अंतर्गत, इसी टॉपिक के अंतर्गत देखना है हमें चुनौतियां क्या क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या है। घटक में क्या देखेंगे, जितनी भी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन है इसमें शामिल है। चुनौतियां कैसी चुनौतियां होंगी, सामाजिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, ये सब कल हम देखेंगे। उसके अलावा क्या देखेंगे, उसके अलावा देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा की जो नई अवधारणा है, नवीन अवधारणा, मतलब जो नवीन चैलेंज है, नए चैलेंज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्या होगा, जो अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा होगा। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम अंदर जाएंगे, किसमें जाएंगे, जो क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली चीज है। पहली चीज मैंने कहा कि अखंडता, और उसमें हम देखेंगे कि क्या है, एंटी नेशन एलिमेंट। तो हम अलगाववाद में जाएंगे तो देखेंगे नक्सल, अलगाववाद में जाएंगे तो हम देखेंगे कि खालिस्तान का मुद्दा क्या है, कश्मीर मुद्दा क्या है, इन सबको यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर नक्सलवाद देखेंगे, नक्सलवाद क्या है। फिर जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है उसमें जाएंगे, फिर उसके लिए फंडिंग कहां से होती है ये देखेंगे। फिर साइबर अटैक क्या है ये देखेंगे, साइबर क्राइम क्या है ये देखेंगे। फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी समझेंगे वहीं से, और फिर नारकोटिक्स वाला। पिछली बार 2024 में कौन सा प्रश्न आया था आपको पता होना चाहिए, 23 में नारकोटिक्स का प्रश्न पिछली बार आया है यूपीएससी में। तो ये सब हमको देखना है, कल मिलते हैं, ठीक है। कोई समस्या हो परेशानी हो तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन दिया था वो प्लीज आप जो है मुझे दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा। पेज में लिख के लाए हैं कि कॉपी में लिख के लाए हैं, अगर पेज में लिख के लाए हैं तो पेज निकाल करके दे दीजिएगा, कल उसको देख करके बता दिया जाएगा। हाँ दे दीजिए, आप इंस्टीट्यूट में दे दीजिएगा वहां, या मुझे दे दीजिए, लाइए।
तो कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। कोई समस्या है पीछे वाले? कुछ कुछ दिक्कत समझने में, बोलने में, समझने में, इंटर कम्युनिकेशन में? मैडम आपको? ठीक है, हाँ होगी।